लगातार मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के संदर्भ में चुनावी प्रक्रियाओं को सभी पार्टियां बढ़ा रही हैं। आज हम महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे, वो मध्य प्रदेश के संदर्भ में होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सूची को लेकर हलचल तेज है क्योंकि लगातार IANS 24/7 ने जो सूचियां बताई, जो संभावित नाम बताए, उन पर भी लगातार मुहर लगी। प्रधान संपादक डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी जी मेरे साथ हैं, जो तमाम जानकारियां आपके साथ साझा करेंगे। लेकिन उसके पहले एक बार ब्रीफ में जान लीजिए। आपसे निवेदन है कि इस समय आप हमारे चैनल को कहीं भी स्क्रॉल मत करिए, बिल्कुल स्टक हो जाइए, और जब तक हमारे साथ प्रधान संपादक जी हैं, हम पूरे मध्य प्रदेश के संदर्भ में एक एक जगह क्या कुछ चल रहा है उस पर बात करेंगे। 16वीं विधानसभा को लेकर मध्य प्रदेश में चुनाव होने हैं और 17 नवंबर 2023 को मतदान संपन्न होंगे। उसके बाद 3 दिसंबर 2023 को परिणाम आएंगे। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस दोनों ही सीटों पर प्रत्याशियों के संदर्भ में कवायद बीते महीनों से कर रही हैं। 17 अगस्त को भारतीय जनता पार्टी ने पहली सूची जारी की। वनडे क्रिकेट के फॉर्मेट में एक करके 4 सूचियां भारतीय जनता पार्टी ने जारी की। वहीं कांग्रेस ने 2020 खेलते हुए 2 बार में ही लगभग 229 सीटों पर नाम क्लियर कर दिए। और अब इंतजार है भारतीय जनता पार्टी की 5वीं सूची का, और 5वीं सूची आए उससे पहले IANS 24/7 जिस तरह से हर सूची पर सक्रियता दिखा रहा है, इस सूची को लेकर भी सक्रियता दिखा रहा है। हमारे साथ है प्रधान संपादक डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी जी। सबसे पहले मैं सर से आग्रह करूंगा कि सर, सूची को लेकर क्या अपडेट है, क्या कुछ चल रहा है, और आज हम किन किन नामों को लेकर अपने दर्शकों के बीच आए हैं। देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया काफ़ी पहले से शुरू कर दी थी और चौंका दिया था कि चुनाव आयोग के द्वारा कोई कार्यक्रम घोषित नहीं किया गया, और भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों ही जगह प्रत्याशियों के नाम घोषित करना चालू कर दिए। भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में पहली सूची 39 प्रत्याशियों की जारी की थी। 39 प्रत्याशियों की यह सूची 17 अगस्त को जारी हुई थी, जबकि चुनाव आयोग के द्वारा कार्यक्रम जो है वह 9 अक्टूबर को घोषित किया गया। मतलब तकरीबन 1.5-2 महीने के अंतराल दोनों के बीच में अपन देख सकते हैं। लेकिन कांग्रेस, जिसने प्रत्याशी चयन के संदर्भ में दावे तो बढ़ चढ़कर किए थे, पर ऐलान बहुत बाद में किया। पहली सूची नवरात्र के पहले दिन अर्थात 15 अक्टूबर को आई, और दूसरी सूची कल रात को 12 बजे के करीब आई। 11:39 व्हाट्सएप पर दिखाता है कि सूची घोषित की गई। पर इन 2 सूचियों के माध्यम से कांग्रेस ने 229 सीटों पर प्रत्याशी उतार दिए 230 में से। 230 सीट वाली जो सीट है आमला विधानसभा क्षेत्र, वहां से निशा अंगारे के संदर्भ में फैसला लिया जाना है। अगर इस्तीफा स्वीकृत तो निशा वहां से प्रत्याशी होंगे, अन्यथा कोई और चेहरा आएगा। तो हम मान सकते हैं कि कांग्रेस ने सभी 230 सीटों के संदर्भ में तस्वीर साफ कर दी है। 3 सीटों पर अपने ऐलान के तहत प्रत्याशी भी बदल दिए, पर भाजपा के संदर्भ में अभी भी 94 सीटों पर फैसले को लेकर कश्मकश जारी है। वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली स्थित मुख्यालय पर बैठक चल रही है केंद्रीय चुनाव समिति की, जहां पर मध्य प्रदेश और राजस्थान को लेकर फैसला होना है। फैसला छत्तीसगढ़ को लेकर भी होना है, लेकिन छत्तीसगढ़ से जुड़े हुए राजनीतिज्ञों को वहां बुलाया नहीं गया है। जो भी विचार मंथन होना था वो कर लिया गया है। केंद्रीय चुनाव समिति अपने स्तर पर फैसला ले लेगी, और 4 बची हुई सीटें, उनके संदर्भ में हम उम्मीद करते हैं कि कल या परसों में वो नाम सार्वजनिक हो जाएंगे। पर मध्य प्रदेश के संदर्भ में जहां तक बात है, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व बड़ा फूंक फूंक कर कदम रख रहा है। भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व ये मानता है कि 2018 में कठिन मुकाबले में स्पष्ट जनादेश पाने से इसलिए चूक गए क्योंकि प्रत्याशी चयन के संदर्भ में जो सतर्कता और सजगता बढ़ती जानी थी वह शायद नहीं बढ़ती गई। नेताओं की सिफारिश जमानी हकीकत के मुकाबले वरीयता पर रही, और इसलिए जिनको वस्तुतः टिकट मिलना चाहिए था उनमें से कुछ लोग टिकट से वंचित रह गए। इसलिए इस बार भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व प्रत्याशी चयन के संदर्भ में नेताओं की सिफारिशों को कम और जमीनी स्तर पर जो सर्वे कराए गए हैं उनको महत्व दे रहा है। और जमीनी सर्वे में भी अंतर है। प्रदेश नेतृत्व के द्वारा अपने सर्वे कराए गए हैं, केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा अपने सर्वे कराए गए हैं। पर पार्टी जब बैठ रही है तो प्रदेश के द्वारा कराए गए सर्वे को ध्यान में तो रख रही है, पर अगर दोनों में कन्फ्लिक्ट है तो केंद्रीय नेतृत्व के सर्वे के आधार पर फैसले लेने की प्रक्रिया को अंजाम दिया गया है। इसीलिए 136 प्रत्याशियों की जो सूची आई है उसमें आप ये नहीं कह सकते कि इसकी पसंद चल रही है। शिवराज जी से जुड़े हुए लोगों को भी टिकट मिल रहे हैं, नरेंद्र सिंह जी से जुड़े हुए लोगों को भी टिकट मिल रहे हैं, प्रहलाद जी से जुड़े हुए लोगों को भी टिकट मिल रहे हैं, कैलाश जी से जुड़े हुए भी लोगों को टिकट मिल रहे हैं। पर इनके कहने से टिकट नहीं मिल रहे हैं, टिकट मिल रहे हैं जिनकी जमीन पर मौजूदगी है। कई ऐसे नाम जिनको ये टिकट दिलाना चाहते थे पर टिकट नहीं दिलवा पा रहे, इसलिए नहीं दिलवा पा रहे कि जमीन पर उनकी मौजूदगी उतनी मजबूत नहीं दिख रही। खास तौर पर ज्योतिरादित्य सिंधिया तक भाजपा की
रीति नीति के अनुसार ही व्यवहार कर रहे हैं। वो किसी व्यक्ति के संदर्भ में ये नहीं कह रहे कि मेरा व्यक्ति है, इसे तो टिकट मिलना चाहिए। उनके साथ जितने लोग आए थे उनके संदर्भ में पार्टी ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि 2023 की विधानसभा तक हमारी कमिटमेंट थी, हमने उसके तहत निर्वाह किया वचनबद्धता का। पर 2023 में जो विधानसभा चुनाव है उसमें उन्हें भाजपा के आम कार्यकर्ता की तरीके से ही व्यवहार करना पड़ेगा। जो जीतने लायक होगा उसको ही टिकट दिया जाएगा। 8 मंत्री प्रतीक्षा सूची में चल रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान के मंत्रिमंडल के तमाम लोगों को टिकट मिल गई, 9 मंत्रियों को टिकट नहीं मिली है। उनमें से एक यशोधरा राजे सिंधिया स्वयं चुनाव से न लड़ने के संदर्भ में ऐलान करके हट चुकी है। पर 8 मंत्री ऐसे हैं जो वेटिंग लिस्ट में हैं। हमारी जानकारी यह बोलती है कि इन 8 मंत्रियों में से कम 2 मंत्रियों के टिकट मिलने की संभावनाएं लगभग खत्म हो गई हैं। तो सबसे बड़ी जो जानकारी हम अपने दर्शकों से साझा करना चाहते हैं वो ये है कि जो सूची आएगी उस सूची में 8 में से 2 मंत्री टिकट पाने में सफल नहीं होंगे, क्योंकि केंद्रीय नेतृत्व 2 मंत्रियों के संदर्भ में इस नतीजे पर पहुंच रहा है कि इनको अब मैदान में उतारा जाना पार्टी हित में नहीं है, क्योंकि इनकी जमीन पर जीतने की संभावनाएं बड़ी न्यून है। पर हमारी पहले की जानकारी और अब की जानकारी में एक अंतर है। पहले हम भारतीय जनता पार्टी के संदर्भ में जिन सूचियों को लेकर प्रस्तुति देते थे उसमें ये बताते थे कि केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में यह फैसला लिया गया है। पर अभी हम जो बात कर रहे हैं उसके अंतर्गत हम वो नामों को आपके बीच में रखेंगे जो नाम केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में चर्चा के लिए प्रस्तावित है। अब उस पर फैसला लेने का अधिकार केंद्रीय चुनाव समिति को है। वो किस नाम पर मोहर लगाती है, किसे पुनर्विचार के लिए वापस भेज देती है या किस नाम को भविष्य के लिए पेंडिंग कर देती है। पर जिन नामों को अंतिम स्वरूप दिया गया है बैठक में प्रस्तुत करने के लिए, उन नामों को आपके बीच में रख रहे हैं। और क्यों रख रहे हैं? इसलिए रख रहे हैं कि अब अंदेशा ये है कि केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के तुरंत बाद भी सूची जारी हो सकती है। तो हमारे पास शायद मौका ही ना रहे कि हम उन नामों को जुटाएं, उन नामों को जुटाकर आपके बीच में लाएं। लोगों की अपेक्षा यही है हमारे संदर्भ में कि भाई जो कुछ भी घट रहा है उसे आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे बीच जल्द से जल्द लाने की कोशिश करें। तो नीतीश, उसी प्रक्रिया को अपन शुरू करते हैं और जो नाम केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में प्रस्तुत होना संभावित है उन नामों को आपके बीच में रखते हैं। इनकी सटीकता को लेकर तो वक्त ही बताएगा कि केंद्रीय चुनाव समिति कितने नामों के साथ खड़ी होती है। पर हमें अभी भी यही यकीन है कि अधिकांश नाम वही आएंगे जो नाम इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम दर्शकों के बीच में साझा करेंगे। तो बिल्कुल सर, एक बार दर्शकों से हम आग्रह करेंगे कि इस वीडियो पर आप स्टक हो जाए। सोशल मीडिया के जिस प्लेटफॉर्म में भी आपको ये मिल रहा है उसकी लिंक ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जिस भी आप समर्थक के चाहने वाले हैं या आप अन्य क्षेत्र की जनता के साथ संवाद करें और इस लिंक को ज्यादा से ज्यादा फैलाएं और IANS 24/7 में जुड़ जाएं, क्योंकि ये वक्त है अब संभावित सूची को लेकर। और ये संभावित सूची कोई कल्पनाओं के आधार पर नहीं है, बल्कि जो CEC में मंथन चल रहा है उस मंथन में जो नाम है उसके आधार पर है। तो मैं सर आपसे आग्रह करूंगा कि सबसे पहले कौन सी वो सीट होगी जिसको लेकर दर्शक इंतजार कर रहे हैं, आप बताने जा रहे हैं। हम मुरैना संसदीय क्षेत्र से शुरू करते हैं, क्योंकि जो मध्य प्रदेश की जो विधानसभा है उसमें 1 से लेकर 230 तक का जो सीक्वेंस है उसमें शुरुआत श्योपुर जिले से होती है और श्योपुर जिला जो है वो मुरैना संसदीय क्षेत्र का हिस्सा है। इस संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व नरेंद्र सिंह तोमर करते हैं, जो मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि देश की सियासत का एक बड़ा चेहरा बन चुके हैं। वह वर्तमान में देश के कृषि मंत्री हैं, लेकिन पार्टी ने उनको भी विधानसभा चुनाव लड़वाने का फैसला किया है। नरेंद्र सिंह तोमर को पार्टी ने दिमनी विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी बनाया है, उस दिमनी विधानसभा क्षेत्र से जो मुरैना संसदीय क्षेत्र का हिस्सा है, पर जिस दिमनी को पार्टी लगातार पिछले 3 चुनावों में हारती आ रही है। तो उस मुरैना संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत ही एक विधानसभा क्षेत्र है जिसका नाम है विजयपुर। विजयपुर से वर्तमान में सीताराम आदिवासी प्रतिनिधित्व करते हैं विधायक के तौर पर, लेकिन सीताराम आदिवासी खतरे में दिखाई देते हैं। पार्टी यहां पर वैकल्पिक नाम के संदर्भ में विचार कर रही है और जो वैकल्पिक नाम यहां पर प्रस्तावित है, हम शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं प्रस्तावित, वो नाम है परीक्षित धाकड़ का। तो कुल मिलाकर अगर सीताराम आदिवासी को पार्टी एक बार फिर मौका नहीं देती है तो जिस नाम के साथ में पार्टी जाती हुई दिखेगी वो नाम परीक्षित धाकड़ का होगा। परीक्षित धाकड़ विकल्प के तौर पर अपने नाम को उभार पाने में कामयाब रहे हैं। पार्टी के स्तर पर परीक्षित धाकड़ को विकल्प के तौर पर देखा जा रहा है ताकि विजयपुर विधानसभा क्षेत्र भारतीय जनता पार्टी के पास बना रह जाए। तो जो नाम प्रस्तावित है वो परीक्षित धाकड़ के रूप में है। परीक्षित धाकड़ का नाम वहां से प्रत्याशी के तौर पर प्रस्तावित है। इसी क्रम में हम अगर आगे चलते हैं तो
कई सीटों पर पार्टी ने वर्तमान विधायकों को मौका दिया है, कई पर पार्टी नए नामों को प्रस्तावित कर रही है। जैसे हमने विजयपुर के संदर्भ में बताया कि वर्तमान जो विधायक हैं उनके लिए संशय की स्थिति है, एक वैकल्पिक नाम आए तो लोगों को चौंकना नहीं चाहिए। पर इसी के उलट जौरा विधानसभा क्षेत्र भी बड़ा महत्वपूर्ण विधानसभा क्षेत्र, एक समय पर कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था जौरा विधानसभा क्षेत्र। एक रामचरण लाल मिश्रा जी यहाँ से लगातार अनगिनत बार विधायक रहे, कांग्रेस के बड़े नेता हुआ करते थे। बाद में उनके बेटे महेश मिश्रा भी यहाँ से विधायक चुने गए थे, लेकिन वक्त के साथ में यह सीट कांग्रेस के गढ़ के रूप में तब्दील ना रह पाई और भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर सेंध मारने में कामयाब रही। इस सीट से वर्तमान में विधायक के तौर पर जो है वह काम करते हैं सूबेदार सिंह रजौदा वाले। तो सूबेदार सिंह उपचुनाव में जीतने में कामयाब रहे थे 2020 में। यहाँ पर जो 2018 का चुनाव हुआ था वहाँ पे बनवारी लाल शर्मा विधायक का चुनाव जीते, पर उनके असामयिक निधन के बाद में उपचुनाव हुआ था, वहाँ से सूबेदार सिंह ने चुनाव जीता था। तो उपचुनाव में जो सूबेदार सिंह जीते थे उनके ही एक बार फिर मैदान में उतारे जाने की संभावना है। तो सूबेदार सिंह जौरा विधानसभा क्षेत्र से वो संभावित नाम है जो एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह पर मैदान में जाते हुए दिखाई दे, तो अचरज नहीं होना चाहिए। फिर दोहराता हूँ अपनी बात को नीतीश जी सर, कि जो भी नाम हम बता रहे हैं वो तय नाम नहीं बता रहे हैं। अब जो नाम हम बता रहे हैं वो संभावित नाम बता रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये नाम प्रस्तावित है। तय तब होता है जब केंद्रीय चुनाव समिति, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं, जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह मौजूद है, जहां पर पूर्व अध्यक्ष और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद है, जहां पर वर्तमान अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद है। ऐसे लोगों की मौजूदगी में जब सूची तैयार हो जाती है तो वो तय नाम होता है। उस नाम में बदलाव की संभावनाएं ना के बराबर होती है। इसलिए हमने जब पहले नाम बताए थे तो उन पर हमारा बार बार दावा होता था कि ये नाम ही रहेंगे। इसलिए रहेंगे क्योंकि उनकी बैठक में इन नामों पर मोहर लगी है, तो बदलवाएगा कौन? पर अभी ये नाम उनकी बैठक के अंदर प्रस्तावित है हमारी जानकारी के अनुसार, तो इसलिए ये संभावित नाम है। तो हम जो नाम दे रहे हैं वो सूबेदार सिंह के रूप में जौरा से वर्तमान के विधायक, उनको एक बार फिर मौका मिलना संभावित है। तो ये जौरा के संदर्भ में स्थिति है। बिल्कुल। तो जैसा प्रधान संपादक जी ने कहा कि ये संभावित नाम है, तय नाम नहीं है, तय होने की संभावना लेकिन इनकी ज्यादा से ज्यादा, जैसा कि सर ने शुरू में इंट्रोडक्शन में बताया। विजयपुर से परीक्षित इसमें एक बात और जोड़ता हूं। जी सर, क्या ये सेफगार्ड है? भाई संभावित है, पर ये नाम जो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में प्रस्तावित होते हैं ना, वो भी किसी का मन आ गया और प्रस्तुत नहीं हो जाता है। बहुत लंबी प्रक्रिया इसके अंतर्गत है। याद रखना चाहिए कि प्रदेश भाजपा का जो नेतृत्व है वो 2 दिन पहले दिल्ली गया था और दिल्ली में केंद्रीय नेताओं के साथ बैठक किया था और बैठक भी तकरीबन 6-7 घंटे किया था। 6-7 घंटे की मेहनत के बाद में एक सूची को स्वरूप दिया गया था और उस सूची को केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में रखा जाता है। तो जो सूची इतनी मशक्कत के बाद तैयार होती है ना, उसमें बहुत कम परिवर्तन की गुंजाइश रहती है। तो कुल मिलाकर इन नामों को लेना संजीदगी से है। इन नामों की गंभीरता को लेकर अपने आप को गंभीर बनाए रखने की जरूरत है। तो कुल मिलाकर इसके साथ में हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल सर। तो तय नहीं है लेकिन तय होने की संभावना प्रबल है। सर, आपने विजयपुर से परीक्षित धाकड़ और जौरा से सूबेदार सिंह राजौदा गांव वाले हैं, इनका बताया। सर, वो अगली सीट कौन सी होगी जहां पर प्रत्याशी, प्रबल प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के उतर सकते हैं? कौन है वो आपका ट्रम्प कार्ड? देखिए, पार्टी यहाँ पर कई विधायकों को टिकट दे चुकी है और कईयों को लंबित रखी हुई है। उसमें से एक बड़ा महत्वपूर्ण विधानसभा क्षेत्र है सुमावली। तो सुमावली से पार्टी ने अपना टिकट घोषित कर दिया था जो चुनाव हार गए थे। पार्टी ने मुरैना से भी टिकट घोषित कर दिया था जो उपचुनाव हार गए थे। एंदल सिंह कंसाना और रघुराज कंसाना वो नाम थे जिनको भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही घोषणा कर दी हारने के बाद भी। पर जो अंबा से चुनाव जीते थे उपचुनाव में, उनके नाम को अभी तक घोषित नहीं किया। नाम है उनका कमलेश जाटव। ये भी सिंधिया जी के साथ में ही पार्टी का हिस्सा बने थे 2020 में और उपचुनाव में जीतने के बाद भी सफल हुए। एक विरोधाभास देखिए, जो लोग 2020 का चुनाव हार गए उनको पार्टी ने पहले घोषित कर दिया और जो चुनाव जीते हुए हैं उनके संदर्भ में भी पार्टी विचार कर रही है। तो इस प्रकार की स्थिति में जो नेता चल रहा था उसका नाम है कमलेश जाटव। अंबा विधानसभा क्षेत्र से वर्तमान में विधायक हैं, पूर्व में कांग्रेसी रहे हैं। पर
हमारी जानकारी ये बोलती है कि कमलेश जाटव, जो पिछला चुनाव भी तकरीबन 12-13 हजार मतों के विशाल अंतर से जीतने में कामयाब रहे थे उपचुनाव में, वह एक बार फिर कमल निशान के साथ में मैदान में जाने का अवसर हासिल करेंगे। जो नाम अंबा विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी के तौर पर प्रस्तावित है, वो नाम कमलेश जाटव के रूप में ही है। कमलेश जाटव 2018 का चुनाव कांग्रेस के चिन्ह पर, 2020 का चुनाव भाजपा के चिन्ह पर और 2023 का चुनाव एक बार फिर भाजपा के चिन्ह पर ही लड़ने के लिए मैदान में दिखाई देंगे। तो वो नाम कमलेश जाटव के संदर्भ में हम प्रस्तावित करते हैं, जानकारी को साझा करते हैं, जिसके संदर्भ में आप उम्मीद कर सकते हैं कि ये नाम जब सूची आएगी तो प्रत्याशी के तौर पर अंबा विधानसभा क्षेत्र से कमलेश जाटव को आप अंकित देखेंगे। तो अंबा से कमलेश जाटव संभावित प्रत्याशी होंगे और अगर इन्हें टिकट देती है भारतीय जनता पार्टी तो कांग्रेस के देवेंद्र सिकरवार से इनका मुकाबला हो सकता है। सर, वो अगली सीट कौन सी है जहां से भारतीय जनता पार्टी के संभावित प्रत्याशी हो सकते हैं? ये बड़ी ही रोचक सीट है। इस सीट के संदर्भ में दिलचस्प मामला यह है कि यहाँ पर कोई भी नेता हो, वो धैर्य रखने के लिए तैयार नहीं होता। जिस पार्टी में होता है वहां से टिकट मिल जाए तो ठीक, और नहीं तो अपन दूसरी पार्टी से मैदान में उतरेंगे, पर मैदान में जरूर उतरेंगे। वही नाम रहते हैं आसपास में जो घूमते रहते हैं, आपस में लड़ते हैं, आपस में कोई एक बार जीत कर विधायक हो लेता है, दूसरा पूर्व विधायक के रूप में फिर से 5 साल घूमते रहता है। वो क्षेत्र है भिंड। भिंड मुरैना पूरे देश में ख्यात है। पहले कितनी कारणों से ख्यात रहता था, पर अभी अपनी राजनीतिक कौशल के लिए ख्यात है। भिंड विधानसभा क्षेत्र से जितने भी दावेदार हैं, चाहे कांग्रेस या बीजेपी में, वो कभी ना कभी इस सीट का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। कांग्रेस ने अभी फैसला लिया है इसके संदर्भ में, चौधरी राकेश सिंह के तौर पर वहां से अपने आप प्रत्याशी को घोषित किया है। चौधरी राकेश सिंह भिंड क्षेत्र से कई बार विधायक रह लिए, वहां से वर्तमान में संजीव सिंह कुशवाहा विधायक के तौर पर है। संजीव सिंह जी के पिता भिंड से सांसद रहे, तो संजीव है। इसके साथ साथ नरेंद्र कुशवाहा भी एक नाम है जो यहाँ से विधायक रह चुके हैं, पहले बागी होकर चुनाव लड़े थे। शिवराज सिंह चौहान और नरेंद्र सिंह तोमर दोनों की छाया के तौर पर नरेंद्र कुशवाहा को देखा जाता है, और जिन्होंने पिछला चुनाव बगावत करके लड़ा था और वर्तमान में वहां से विधायक हैं संजीव कुशवाहा, वो भी भाजपा का हिस्सा हो गए। तो द्वंद्व था, और बीच में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्रदेश कार्य समिति का विस्तार किया गया, और उस प्रदेश कार्य समिति के विस्तार में भिंड से नरेंद्र सिंह कुशवाहा का नाम भी शामिल किया गया। तो हम इस आकलन के साथ पहुंचे थे कि इसका मतलब है कि नरेंद्र कुशवाहा को पार्टी प्रत्याशी बनाने नहीं जा रही। पर हमारी अभी की जानकारी ये कहती है कि चौंकिएगा मत, कि नए नए प्रदेश कार्य समिति का सदस्य बने नरेंद्र कुशवाहा ही अगर भिंड से भाजपा के प्रत्याशी हों तो इसमें हैरत की कोई बात नहीं है। हमारी जानकारी ये बोलती है कि संजीव कुशवाहा के मुकाबले नरेंद्र कुशवाहा पर वरीयता का अमन पार्टी का बन रहा है। तो हमारी सूची नरेंद्र कुशवाहा को संभावित प्रत्याशी के तौर पर प्रस्तुत करती है। भिंड विधानसभा क्षेत्र से राकेश चौधरी और नरेंद्र कुशवाहा परंपरागत प्रतिद्वंदी रहे। जानने में दिलचस्पी रहेगी कि अगर नरेंद्र कुशवाहा ही भाजपा के चिन्ह पर मैदान में उतरते हैं तो जनता क्या फैसला लेगी। वो फैसला ये भी होगा, जो वर्तमान में विधायक है वो पार्टी के फैसले को शिरोधार्य करेंगे या किसी अन्य दल से मैदान में दिखाई देंगे। भिंड में इसे बहुत हैरत की निगाह से नहीं देखा जाता नीतीश जी। भिंड अभ्यस्त है कि भाई कुल मिलाकर हमारे नेता मैदान में जरूर रहते हैं, दल कोई सा भी रहे, चुनाव लड़ने को अपना धर्म मानते हैं। किस दल से लड़ना है इस धर्म में उनका यकीन नहीं है, चुनाव लड़ना ही धर्म है, इसको उन्होंने शिरोधार्य किया हुआ है। भिंड ऐसा रोचक विधानसभा क्षेत्र मध्य प्रदेश की सियासत में। तो बड़ी खबर आप देख रहे हैं, नरेंद्र सिंह कुशवाहा हो सकते हैं प्रत्याशी भिंड से और ये टक्कर दे सकते हैं चौधरी राकेश चतुर्वेदी को। संभावित है लेकिन संभावना ज्यादा है। सर, अगली सीट कौन सी है? अगली सीट बड़ी महत्वपूर्ण है। अगली सीट महत्वपूर्ण इसलिए है कि जिस तरीके से 2020 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी उसमें कुछ सीटों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, क्योंकि उनके चुने हुए कांग्रेस के विधायकों ने बगावत करके भाजपा का दामन थामा था और दमदारी के साथ थामा था कि इस्तीफा दिया था अपनी सीटों से, फिर जनता के बीच में गए थे। जनता से जनादेश पाकर बहुमत को बनाए रखने में भाजपा सफल रही थी, इसलिए 3 साल भाजपा की सरकार चली। उनमें एक महत्वपूर्ण नाम था ओपीएस भदौरिया। ओपीएस भदौरिया माधवराव सिंधिया के समय से कांग्रेस के कार्यकर्ता रहे। एनएसयूआई ग्वालियर के वह जिलाध्यक्ष रहे। माधवराव सिंधिया के साथ छाया के तौर पर ओपीएस भदौरिया को देखा जाता था। लंबी कदकाठी के थे, ऊर्जावान चेहरा थे, तभी लोग देखते थे कि ओपीएस भदौरिया आने वाले समय में कोई ना कोई मुकाम हासिल करेंगे। ओपीएस भदौरिया को मानव संसाधन मंत्री रहने के दौरान
माधवराव सिंधिया ने जापान यात्रा पर भी भेजा था। वो ओपीएस भदौरिया ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ भी छाया की तरह बने रहे, और जब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भाजपा का रुख किया तो ओपीएस भदौरिया भी उनके साथ भाजपा के हो लिए। प्रतिफल ये रहा कि वह शिवराज सिंह सरकार के मंत्रिमंडल बने। मेहगांव विधानसभा क्षेत्र से ओपीएस भदौरिया प्रतिनिधित्व करते हैं। यहां से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने गोविंद सिंह के भांजे को प्रत्याशी बनाया है। इस सीट पर लेके ओपीएस भदौरिया एक बार फिर प्रत्याशी होंगे, इसको लेकर संशय की स्थिति है। ओपीएस भदौरिया की जमीनी तौर पर हालत को लेकर भाजपा नेतृत्व आशंकित है, सशंकित है, और इस नतीजे पर पहुंच रहा है कि ओपीएस भदौरिया को मैदान में न उतारना ही श्रेयस्कर होगा, बदलाव किया जाए। और बदलाव के संदर्भ में दो नाम यहां से प्रस्तावित थे, एक मुकेश चौधरी का जो पहले यहां से विधायक रह चुके हैं, और इसके अलावा राकेश शुक्ला का। तो मुकेश चौधरी जो वर्तमान में प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, और राकेश शुक्ला भी जो यहाँ का एक जाना पहचाना चेहरा है। हमारी जानकारी ये बोलती है कि ओपीएस भदौरिया टिकट पाने में संभवतः सफल नहीं होंगे, और यहाँ से जो उस व्यक्ति को मौका मिलेगा वो नाम राकेश शुक्ला के तौर पर दिखाई देता है कि राकेश शुक्ला मेहगांव विधानसभा क्षेत्र से अगर भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर मैदान में दिखाई दें तो किसी को अचरज नहीं होना चाहिए। राकेश शुक्ला के संदर्भ में पार्टी का मन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। जो सर्वे की रिपोर्ट है, जो जमीनी जानकारी है, उसके आधार पर ये तीन नाम ओपीएस भदौरिया, मुकेश चौधरी और राकेश शुक्ला के बीच में जिस नाम के साथ जाने का मन भाजपा नेतृत्व बना रहा है वो नाम राकेश शुक्ला के संदर्भ में हमारी जानकारी में है, तो वो नाम राकेश शुक्ला के तौर पर है। तो बड़ी खबर आप देख रहे हैं, जहां भिंड के मेहगांव से संभावित प्रत्याशी राकेश शुक्ला हो सकते हैं, और अगर इनका मुकाबला हुआ तो वो राहुल भदौरिया से होगा। सर, अगली सीट कौन सी है और उसमें कौन हो सकता है भारतीय जनता पार्टी की 5वीं लिस्ट का संभावित नाम? कई नामों के संदर्भ में मामला चल रहा है, और उसमें बड़े महत्वपूर्ण दो विधानसभा क्षेत्र हैं। वो विधानसभा क्षेत्र हैं ग्वालियर दक्षिण और ग्वालियर पूर्व। ये दोनों बड़े ही महत्वपूर्ण विधानसभा क्षेत्र हैं। भारतीय जनता पार्टी ग्वालियर से ही पल्लवित पोषित हुई। जब राजमाता सिंधिया ने कांग्रेस से नाराज होकर जनसंघ को अपना आशीर्वाद प्रदान किया और जनसंघ को अपना ठिकाना बनाया, उसके बाद से ही जनसंघ का विस्तार जिस द्रुत गति से हुआ उसमें ग्वालियर की बड़ी भूमिका रही। ग्वालियर को भाजपा के गढ़ के तौर पर देखा जाता है। माधवराव सिंधिया जैसा दिग्गज जब कांग्रेस में रहा तब भी अधिकांश मौकों पर माधवराव सिंधिया तो चुनाव जीत जाते थे, पर विधानसभा के स्तर पर भाजपा का ही वर्चस्व रहता था। नगर निगम के संदर्भ में भी 50 साल तक भारतीय जनता पार्टी का ही शासन रहा, ये इतिहास है। पर उस विधानसभा क्षेत्र के अंदर घोषित कर चुकी है। इनके सामने मैदान में कौन आए, इसको लेकर बड़ी उलझन बनी हुई है। ग्वालियर दक्षिण से दो लोगों की बड़ी तगड़ी दावेदारी, एक पूर्व मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा की जो पिछली बार 100-150 मतों से चुनाव हारे थे। उनकी हार की एक बड़ी वजह पूर्व महापौर समीक्षा गुप्ता की बगावत रही। समीक्षा गुप्ता ने बड़े दमदार तरीके से निर्दलीय होकर चुनाव लड़ा, खुद तो चुनाव नहीं जीती पर नारायण कुशवाहा को पूर्व विधायक का दर्जा दिलाने में जरूर सफल हो गए। नारायण कुशवाहा तब से टीस पाले हुए हैं, पर नारायण कुशवाहा की इतनी मामूली अंतर से पराजय को पार्टी नजरअंदाज करने के मूड में नहीं है। हमारी जानकारी ये कहती है कि ग्वालियर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र से प्रवीण पाठक के सामने जो चेहरा होगा वो नारायण सिंह कुशवाहा के तौर पर ही होगा। नारायण सिंह कुशवाहा ग्वालियर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र से एक बार फिर अगर मैदान में दिखाई दें तो अचरज नहीं होना चाहिए। ग्वालियर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में कुशवाहा समाज का बड़ा बाहुल्य है। यहाँ से समय समय पर कुशवाहा समाज के लोग चुनाव जीतने में सफल रहे हैं। नारायण कुशवाहा एक बेहद सामान्य पृष्ठभूमि से आते थे, पर उनको भी क्षेत्र की जनता ने विधायक के तौर पर बार बार मौका दिया। पिछली बार वह मामूली अंतर से चुनाव जीतने में कामयाब नहीं रहे, पर इस बार क्या वह चुनाव जीतने में कामयाब रहेंगे, ये एक सवाल रहेगा। क्योंकि प्रवीण पाठक ने भी पिछले 5 सालों से सक्रिय विधायक के तौर पर अपनी छवि बनाई है। युवा चेहरा है, तो एक कठिन मुकाबला यहाँ पर देखने को मिलेगा, और वो मुकाबला प्रवीण पाठक बनाम नारायण कुशवाहा के संदर्भ में रहेगा, ऐसी हमारी जानकारी कहती है। तो हम ग्वालियर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र से जिस नाम को संभावित तौर पर बता रहे हैं वो नारायण कुशवाहा के तौर पर है। और इसी प्रकार से अगर आगे बढ़ते हैं तो ग्वालियर पूर्व के संदर्भ में मामला दिलचस्प इसलिए हो जाता है कि एक और यहाँ से बड़ा नाम है पूर्व मंत्री अनूप मिश्रा का। पूर्व मंत्री अनूप मिश्रा ग्वालियर चंबल की राजनीति में पिछले 3-3.5 दशक से बड़ा चर्चित चेहरा है। अटल बिहारी वाजपेयी के भांजे
हैं अनूप मिश्रा जी। अनूप मिश्रा जी कई अलग अलग क्षेत्रों से चुनाव लड़ने और जीतने के संदर्भ में करिश्मा करते हुए आए हैं। वह पहली बार चुनाव जीते थे, गिर्द विधानसभा क्षेत्र उस समय हुआ करता था 1990 के समय में। उस समय पर उन्होंने मिनी माधवराव या बाल सखा के तौर पर ख्यात बालेंदु शुक्ल को शिकस्त दी थी। यह अपने आप में करिश्मा था। बालेंदु शुक्ल उस समय मध्य प्रदेश की सियासत का बहुत बड़ा नाम हुआ करते थे, पर उन बालेंदु शुक्ल को मंत्री रहते हुए पराजित करने का करिश्मा अनूप मिश्रा जी ने कर दिखाया था। इसके बाद अनूप मिश्रा ने दोबारा करिश्मा किया था। अनूप मिश्रा गिरद से दोबारा जीतने में कामयाब नहीं रहे, पर उसके बाद जब 1998 का समय आया तो 1998 में अनूप मिश्रा ने खुद की पहल से क्षेत्र बदलवाया और वह लश्कर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र से अपने आप को प्रत्याशी बनाने के संदर्भ में उतार हुए और वहां से उन्होंने भगवान सिंह यादव, जो बालेंदु शुक्ल जैसा ही एक बड़ा नाम ग्वालियर की सियासत में था, मंत्री थे। लोग मानते थे कि भगवान सिंह यादव कभी चुनाव हार ही नहीं सकते, और भगवान सिंह यादव को चुनाव हराने का करिश्मा जो है अनूप मिश्रा ने कर दिखाया था। तो ऐसे अनूप मिश्रा बाद में मुरैना से सांसद भी हुए, नीतीश जी। वो अनूप मिश्रा दावेदारी कर रहे हैं इस बार ग्वालियर पूर्व के संदर्भ में, पर उनकी दावेदारी को पार्टी बहुत तरजीह देने के मूड में नहीं है, ये हमारी जानकारी कहती है। अनूप मिश्रा के संदर्भ में पार्टी का बहुत मन नहीं बन रहा है और पार्टी एक बार फिर पुराने प्रत्याशी को आजमाने की मंशा में है, जो 2018 में यहाँ से चुनाव लड़ी थी। श्रीमती माया सिंह वो नाम है जिन्होंने 2018 में यहाँ से चुनाव लड़ा था। 2013 में वह यहाँ से चुनाव जीती थी, शिवराज सरकार में मंत्री रहीं। मामी जी के नाम से वो ख्यात हैं क्योंकि वह राजमाता सिंधिया के रिश्तेदार हैं। उनके भाई लगते हैं ध्यान सिंह, जो स्वयं भी कई बार मंत्री रहे, मामा के तौर पर लोग उन्हें जानते हैं। तो मामा मामी ग्वालियर चंबल की सियासत में बड़ा जाना पहचाना नाम है। माया सिंह को बड़े ही सौम्य राजनीतिज्ञ के तौर पर उस अंचल में देखा जाता रहा है। वह महिला मोर्चा की भी अध्यक्ष रही हैं, वह राज्यसभा सांसद भी रही हैं, वह कई बार की विधायक भी रही हैं। तो उन माया सिंह के संदर्भ में पार्टी एक बार फिर मन बना रही है। हालांकि ये बड़ा संवेदनशील विधानसभा क्षेत्र है, आखिरी मौके पर इस नाम में कोई परिवर्तन हो जाए तो अचंभा नहीं। पर अभी हमारी जानकारी माया सिंह जी के संदर्भ में है कि माया सिंह के नाम पर पार्टी मोहर लगाने की तैयारी में है। हालांकि यहाँ से समीक्षा गुप्ता के नाम पर भी विचार हुआ, यहाँ से अनूप मिश्रा ने भी दावेदारी की, पर मुन्ना लाल गोयल जो पिछला चुनाव आ रहे हैं वो भी अपनी तरफ से कोशिश में थे कि पार्टी मौका दे, पर पार्टी इन सारे विवादों से ऊपर जाकर माया सिंह को मैदान में उतारने के विकल्प को नतीजे पर पहुंचाने की कोशिश में है। तो हम जिस नाम के साथ इस विधानसभा क्षेत्र को लेकर हैं वो नाम माया सिंह के रूप में है। बिल्कुल, तो ग्वालियर दक्षिण से नारायण सिंह कुशवाहा जो कि पूर्व मंत्री, वो प्रत्याशी हो सकते हैं, और ग्वालियर पूर्व से माया सिंह। दर्शकों से हम निवेदन करेंगे कि जैसा कि आप बीच में देख रहे हैं प्रधान संपादक जी वो किस्से बता रहे हैं जो आज की दिनांक में, आज की पत्रकारिता में दुर्लभ किस्से हैं। इसीलिए आप लगातार इस वीडियो को देखते रहिए, बने रहिए। लिस्ट लंबी है, लिस्ट में कितने नाम है हम इसकी संख्या भी आपको नहीं बताएंगे, लेकिन आखिरी में जरूर बताएंगे, तो आप आखिरी तक जुड़े रहें। सर, अगली सीट कौन सी होगी जहां पर प्रत्याशी हैं? देखिए, दतिया के संदर्भ में पार्टी प्रत्याशी घोषित कर चुकी है नरोत्तम मिश्रा के रूप में। करेरा के संदर्भ में पार्टी ने एक नए चेहरे को मैदान में उतारा। ये जानकारी हमने पहले ही अपने दर्शकों से साझा की थी, हमारी जानकारी सटीक निकली थी। हमने 14 सितंबर को ये जानकारी बताई थी, 25 सितंबर को वो सूची आई थी रमेश खटीक के संदर्भ में। पर अब हम जो नाम लेकर जा रहे हैं वो भी एक मंत्री को खतरे में डालने वाला है। सुरेश राठाखेड़ा शिवपुरी जिले अंतर्गत पोरी विधानसभा क्षेत्र से वर्तमान में विधायक और मंत्री। उन 8 मंत्रियों के संदर्भ में सुरेश राठाखेड़ा का नाम है जो खतरे में है। वो खतरा अभी भी बना हुआ है। हमारी जानकारी अभी भी सुरेश राठाखेड़ा को निश्चिंतता प्रदान नहीं करती है। बच जाए हमारी शुभकामनाएं, पर जानकारी अभी सुरेश राठाखेड़ा के प्रतिकूल है। सुरेश राठाखेड़ा के स्थान पर प्रहलाद नाम पर पार्टी विचार कर रही है। वो नाम प्रहलाद सिंह का है जिसको पार्टी मैदान में उतारने की तैयारी में है। कांग्रेस यहाँ से कैलाश कुशवाहा को प्रत्याशी घोषित कर चुकी है। यहाँ से कभी हरिवल्लभ शुक्ला जैसा दमदार नेता प्रतिनिधित्व किया करता था। हरिवल्लभ शुक्ला भी इस अंचल की राजनीति का एक अलग तेवर के तौर पर ख्यात नाम रहा है, पर हरिवल्लभ शुक्ला समय के साथ अपनी धार शायद खो दिए। पिछले उपचुनाव में वो बहुत बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाए, इसलिए कांग्रेस इस बार हरिवल्लभ शुक्ला के साथ नहीं गई। पर सुरेश
राठाखेड़ा 2020 की जीत के बाद भी शायद अपनी स्थिति जमीन पर बरकरार नहीं रख पा रहे हैं, इसीलिए पार्टी विकल्प तलाश रही है और वो विकल्प प्रहलाद नाम के संदर्भ में है, जिसको पार्टी मौका देने का मन बना रही है। तो सुरेश राठाखेड़ा के साथ में हमारी शुभकामनाएं हैं, पर हमारा संभावित नाम सुरेश राठाखेड़ा के रूप में नहीं है, वो नाम हम प्रहलाद के तौर पर दे रहे हैं, जिसको यहाँ से प्रत्याशी के तौर पर आप देखने की उम्मीद कर सकते हैं। ये नाम प्रहलाद भारती के रूप में है। प्रहलाद भारती वर्तमान में पाठ्य पुस्तक निगम के अध्यक्ष हैं। 2018 में भी इन्हें पार्टी ने प्रत्याशी बनाया था, पर ये चुनाव जीतने में सफल नहीं हुए थे। 2020 में इनको मौका मिला नहीं, पर अब पार्टी प्रहलाद भारती को ही आजमाने के मूड में है। तो प्रहलाद भारती वो नाम है जो यहां से प्रत्याशी के तौर पर आपको दिखाई दे जाए तो अचरज मत कीजिएगा। बिल्कुल, तो शिवपुरी की पोहारी विधानसभा सीट से कैलाश कुशवाहा को कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बनाया है और जैसा कि सर ने बताया कि प्रहलाद भारती अगर इनके विरुद्ध चुनावी मैदान में दिख जाएं 5वीं सूची में, तो इसमें कोई अचरज की बात नहीं है। सर, अगली सीट बड़ी महत्वपूर्ण है। अगली सीट महत्वपूर्ण इसलिए है कि ये सीट भी वर्तमान में एक मंत्री की है। बमौरी विधानसभा क्षेत्र में महेंद्र सिंह सिसोदिया यहां से वर्तमान में विधायक और मंत्री हैं। अपने आप को सिंधिया जी के हनुमान के तौर पर बताते हैं। दिग्विजय सिंह के साथ में खुली चुनौती इनकी रहती है। दिग्विजय सिंह इनके इलाके में ललकारते हैं और दिग्विजय सिंह के इलाके में कौन प्रत्याशी हो ये उपलब्ध कराने का काम भी महेंद्र सिंह सिसोदिया करते हैं। वर्तमान में जयवर्धन सिंह के खिलाफ जो प्रत्याशी है वह महेंद्र सिंह सिसोदिया के प्रयासों से ही कांग्रेस से भाजपा में लाया गया है। तो ऐसे महेंद्र सिंह सिसोदिया लेकिन प्रतीक्षा सूची में होना अपने आप में अचंभे में डाल रहा था। महेंद्र सिंह सिसोदिया ने 2020 का विधानसभा उपचुनाव 50,000 मतों के विशाल अंतर से जीता था, पर इसके बावजूद भी वह प्रतीक्षा सूची में थे। पर हमारी जानकारी ये बोलती है कि प्रतीक्षा की घड़ियां समाप्त हो रही हैं। पार्टी महेंद्र सिंह सिसोदिया के संदर्भ में कोई प्रयोग करने के मूड में नहीं है। महेंद्र सिंह सिसोदिया को बमौरी से ही एक बार फिर मैदान में उतारने का पार्टी फैसला लेने जा रही है, हमारी जानकारी कहती है। महेंद्र सिंह सिसोदिया का मुकाबला लेकिन इस बार नए प्रतिद्वंदी से होगा। केएल अग्रवाल उनके परंपरागत प्रतिद्वंदी रहे, जो कभी भाजपा में थे, भाजपा में मंत्री भी रहे, पर केएल अग्रवाल अब बढ़ती उम्र के साथ मैदान में नहीं उतरना चाहते। कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में केएल अग्रवाल के नाम पर ही मोहर लगी थी, लेकिन केएल अग्रवाल ने अपने स्थान पर अपने बेटे को चुनाव में उतारने का अनुरोध किया और इसके तहत ऋषि अग्रवाल को कांग्रेस ने अधिकृत रूप से प्रत्याशी घोषित किया है। तो अब तक महेंद्र सिसोदिया की लड़ाई पिता से रही, अब उनके पुत्र के साथ में लड़ने का अवसर आएगा, ये उम्मीद हम कर सकते हैं। महेंद्र सिंह सिसोदिया जो इस क्षेत्र की राजनीति का एक बड़ा नाम है, सिंधिया के कट्टर समर्थक के तौर पर उन्हें देखा जाता है, लेकिन कम समय में ही भारतीय जनता पार्टी में भी उन्होंने अपनी ठीक ठाक पैठ बना ली। उन्होंने अपने तौर तरीकों को भाजपा में ढालने की कोशिश की और शायद ये कोशिश सफल होती हुई दिख रही है। तभी महेंद्र सिंह सिसोदिया के नाम पर भाजपा एक बार फिर भरोसा जताने जा रही है। तो हम जिस जानकारी के साथ हैं उसमें संभावित प्रत्याशी के तौर पर बमौरी विधानसभा क्षेत्र से महेंद्र सिंह सिसोदिया के नाम को ही प्रस्तावित करते हैं। तो महेंद्र सिंह सिसोदिया बमौरी से भारतीय जनता पार्टी के संभावित प्रत्याशी होंगे और बड़ा ही दिलचस्प मुकाबला होगा महेंद्र सिंह सिसोदिया। और जैसा कि सर ने बताया कि पिता बनाम जो लड़ते थे अब उनके पुत्र लड़ेंगे, तो देखना होगा आगे क्या होगा। बहरहाल ये तो सूची आने के बाद ही समझ में आएगा। सर, अगली सीट कौन सी होगी? अगली सीट ही थोड़ा मुश्किल वाली है। मुश्किल वाली है दरअसल ये हो गया कि सिंधिया समर्थक जो बड़ी संख्या में भाजपा का हिस्सा बने, तो 2020 में तो टिकट पा गए, पर 2023 में उन्हें अपने पुराने प्रतिद्वंदियों से चुनौती मिल रही है। किस नाम के साथ भाजपा जाए? क्या आप एक बार बगावत करके आए तो आपको पहली बार में जो कुछ मिल गया तो आपके लिए वो हक हो गया, या पार्टी सर्वे के आधार पर, जमीनी आधार पर फैसला ले? तो पार्टी जमीनी आधार पर जा रही है। अशोकनगर विधानसभा क्षेत्र है। अशोकनगर विधानसभा क्षेत्र से वर्तमान में जजपाल सिंह जज्जी विधायक हैं। सिंधिया के कट्टर समर्थक हैं। 2018 का चुनाव जीते थे। 2020 में उपचुनाव भी जीतने पे जजपाल सिंह जज्जी सफल रहे, पर 2023 में उनके फिर से प्रत्याशी बनने को लेकर संशय की स्थिति है। संशय की स्थिति किसके द्वारा है? उन्होंने 2018 में चुनाव हराया था। लड्डू राम कोरी वो नाम है जिसने 2018 में चुनाव जीतने में सफलता हासिल नहीं की थी, पर 2023 में प्रत्याशी होने के संदर्भ में हम जजपाल जज्जी से कहीं अधिक वरीयता लड्डू राम कोरी के नाम को देते हैं। अगर लड्डू राम कोरी
अशोकनगर विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी के तौर पर दिखाई दे जाए तो अचरज मत कीजिएगा। जजपाल सिंह जज्जी का कड़ा मुकाबला लड्डू राम कोरी के साथ में चल रहा है और लड्डू राम कोरी हमारी जानकारी के अनुसार वरीयता क्रम में आगे हैं जजपाल सिंह जज्जी के साथ में। तो हम संभावित प्रत्याशी के तौर पर जिस नाम को उल्लेखित कर रहे हैं वो लड्डू राम कोरी के संदर्भ में है, पर हम जजपाल सिंह जज्जी का टिकट कट गया ऐसी कोई बात नहीं कह रहे हैं। हम बहुत जिम्मेदारी के साथ में अपनी बातों को हमेशा रखते हुए आए हैं। फैसला केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में होना है। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में जब तक फैसला न हो जाए तब तक किसी की भी टिकट कटी नहीं है। ये प्रस्तावित नाम है। इन प्रस्तावित नामों के अंतर्गत जो भी फैसला होगा वो भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में होगा। पर हमारी जानकारी ये बोलती है कि जजपाल जज्जी मुश्किल में है क्योंकि लड्डू राम कोरी जजपाल जज्जी के मुकाबले आगे। तो अशोकनगर सीट से लड्डू राम कोरी और जजपाल जज्जी के नाम पर महामंथन चल रहा है और इस मंथन के बाद स्पष्ट ही हो जाएगा सूची आने के बाद। महामंथन के साथ में जोड़िए नीतीश जी। जी सर। वरीयता में लड्डू राम कोरी आगे हैं। एग्जैक्टली। जजपाल जज्जी पिछड़े हुए हैं। अगर संभावित प्रत्याशी के तौर पर आप हमारी सूची को देखना चाहें तो हम अशोकनगर विधानसभा क्षेत्र से लड्डू राम कोरी के नाम को ही प्रस्तावित कर रहे हैं। बिल्कुल। तो महामंथन में भारी पड़ रहे हैं लड्डू राम कोरी और अब ये स्पष्ट हो जाएगा सूची आने के बाद। और अगर लड्डू राम कोरी या जजपाल जज्जी में किसी एक को दिया जाता है तो इनका मुकाबला होगा हरि बाबू राय जो कि कांग्रेस से हैं। बहरहाल आगे बढ़ते सर, अगली सीट कौन सी होगी जहां से भारतीय जनता पार्टी की संभावित प्रत्याशी हम प्रस्तुत कर रहे हैं? ये भी अटकी हुई सीट है। कम समय में कितने चुनाव लड़ लिए इस शख्स ने। नाम इसका बृजेंद्र सिंह यादव है। उपचुनाव लड़े, फिर जाके आम चुनाव लड़े, फिर उपचुनाव लड़े। मतलब कुल मिला के 3-4 साल में ही ये व्यक्ति 3-3 चुनाव लड़ लिया और फिर अब चौथे चुनाव की नौबत आ गई। जिस व्यक्ति को हराता है उसका भी भाग्य तर जाता है और जो जीतता है उसका तो भाग्य तर ही जाता है। बृजेंद्र सिंह यादव इनका नाम है। इन्होंने केपी यादव को चुनाव हराया था आम चुनाव में। वो केपी यादव फिर जाके ज्योतिरादित्य सिंधिया को हराकर सांसद हो गए। तो जो बृजेंद्र यादव से हार जाता है उसका भी भाग्य बन जाता है। हम इस रूप में देख सकते हैं। तो वो बृजेंद्र यादव लेके मुश्किल में फंसे हुए थे। अब तक जो सूची निकली 4 उनमें बृजेंद्र यादव को जगह नहीं मिली और मुंगावली विधानसभा क्षेत्र से जहां से ये प्रतिनिधित्व करते हैं वहां से कांग्रेस प्रत्याशी घोषित कर चुकी है और यहां का जो बड़ा प्रतिष्ठित परिवार है उससे ही पार्टी ने यहां पर प्रत्याशी घोषित किया राव यादवेंद्र सिंह यादव के रूप में। राव यादवेंद्र सिंह यादव के परिवार की बड़ी प्रतिष्ठा मुंगावली में है। तो बृजेंद्र यादव के संदर्भ में पार्टी असमंजस में चल रही थी पर आखिरकार पार्टी नतीजे पर पहुंच रही है। यहाँ से वर्तमान सांसद कृष्णपाल यादव को भी मैदान में उतारने पर मंथन हुआ। अब कृष्णपाल यादव ने चुनाव में लड़ने को लेकर अनिच्छा जाहिर की या पार्टी ने कृष्णपाल यादव को न उतारने का फैसला किया, ये रहस्य के गर्त में। पर जानकारी ये बोलती है कि पार्टी ने बृजेंद्र सिंह यादव को ही मैदान में उतारने के संदर्भ में मन बनाया है। बृजेंद्र सिंह यादव का नाम मुंगावली विधानसभा क्षेत्र से एक बार फिर प्रत्याशी के तौर पर प्रस्तावित है। बृजेंद्र सिंह यादव उपचुनाव एक बड़े अंतर से जीते थे। वह 3 चुनाव पिछले 5 सालों में लड़ चुके हैं और जीत चुके हैं। क्या चौथी बार भी जनता उनका साथ देगी, ये सवाल रहेगा। पर भाजपा नेतृत्व बृजेंद्र सिंह यादव के प्रति अविश्वास जताने के मूड में नहीं है, ये हमारी जानकारी कहती है। तो मुंगावली से बृजेंद्र सिंह यादव के नाम को हम संभावित प्रत्याशी के तौर पर प्रस्तावित कर रहे हैं। तो मुंगावली से बृजेंद्र सिंह यादव का नाम फिर एक बार सामने आ सकता है जब सूची आएगी। बहरहाल हम निवेदन करेंगे सागर, टीकमगढ़, निवाड़ी, छतरपुर, दमोह, आप जहां के भी दर्शक हैं, विंध, महाकौशल, चंबल, मालवा, निवाड़ा, आप हमारे साथ बने रहिए क्योंकि अभी नामों की लिस्ट लंबी है और इस लंबी लिस्ट से मैं सर से आग्रह करूंगा कि सर अगला नाम जनता जनार्दन के सामने रखें। बड़ी महत्वपूर्ण सीट है, टीकमगढ़ विधानसभा क्षेत्र है। टीकमगढ़ विधानसभा क्षेत्र से वर्तमान में राकेश गिरी विधायक हैं, युवा चेहरा हैं। राकेश गिरी का नाम पहली सूची में नहीं दिखा, राकेश गिरी का नाम दूसरी सूची में नहीं दिखा। पहली सूची के संदर्भ में अचरज इसलिए नहीं था कि वो हारे हुए लोगों को मौका देने के संदर्भ में थी स्पष्ट तौर पर। दूसरी सूची में भी हारे हुए सीटों पर ही फैसले थे, पर कुछ बड़ी सीटों के संदर्भ में भी फैसले थे। पर तीसरी सूची में जिनको मौका नहीं मिला उन सब की धड़कनें बढ़ गई कि हमारा क्या होगा। ऐसे कई विधायक है भाजपा के जो अपने भविष्य को लेकर आतंकित हैं, आशंकित हैं। राकेश गिरी भी उनमें से एक है। राकेश गिरी का मुकाबला भी छोटे मोटे लोगों से नहीं होता है। जो टीकमगढ़ का राज परिवार है उससे उनका मुकाबला रहता है। कांग्रेस एक बार फिर यादवेंद्र सिंह जो पहले भी यहाँ से विधायक रह चुके हैं उनको मैदान में उतारने का ऐलान कर चुकी है। अब ऐसे में राकेश गिरी असमंजस में चले, ये पार्टी के लिए ठीक नहीं।
राकेश गिरी के लिए भी ठीक नहीं। पर हम उम्मीद करते हैं कि राकेश गिरी का असमंजस खत्म करने का फैसला भाजपा नेतृत्व लेने जा रही है और टीकमगढ़ से एक बार फिर राकेश गिरी को ही मौका देने जा रही है। राकेश गिरी पहले भी यहाँ से विधायक रहे हैं, वर्तमान में विधायक हैं। 2018 में उन्होंने यादवेंद्र सिंह को ही चुनाव हराया था। इससे पहले नगर पालिका अध्यक्ष के तौर पर भी राकेश गिरी काम कर चुके हैं। युवा चेहरा है, सक्रिय चेहरा है। यादवेंद्र सिंह के स्थान पर पार्टी ने शाश्वत बुंदेला जो उनके बेटे हैं उन्हें मैदान में उतारने का फैसला किया था केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में, हमारी जानकारी के अनुसार। लेकिन यादवेंद्र सिंह ने या तो खुद इच्छा जताई या शाश्वत बुंदेला ने अपने पिता को ही मैदान में उतारने की बात कही। आखिरी में जो नाम घोषित हुआ वो यादवेंद्र सिंह के रूप में हुआ। तो यादवेंद्र सिंह को एक बार फिर उस शख्स के साथ मुकाबला करना पड़ेगा जो पहले उन्हें शिकस्त दे चुका है। राकेश गिरी वो नाम है जो वर्तमान में यहां से विधायक और हमारी जानकारी संभावित प्रत्याशी के तौर पर एक बार फिर राकेश गिरी के साथ में है। तो कुल मिलाकर टीकमगढ़ विधानसभा क्षेत्र से जो नाम प्रस्तावित है भाजपा प्रत्याशी के तौर पर वो राकेश गिरी का है। तो टीकमगढ़ से राकेश गिरी का मुकाबला हो सकता है यादवेंद्र सिंह बुंदेला से। तो बड़ी खबर आप देख रहे हैं, लगातार हम आपको लिस्ट बता रहे हैं जितने भी संभावित नाम हैं और दूसरी तरफ सीईसी की बैठक चल रही है। सर, अगली सीट कौन सी होगी? अगली सीट जतारा है। जतारा बड़ी चर्चित विधानसभा रही है। विधानसभा इसलिए रही चर्चित कि पहले ये आरक्षित नहीं थी, तो यहां से प्रतिनिधित्व किया करते थे बेबी राजा जो राज परिवार से ताल्लुक रखते थे। उन बेबी राजा का बड़ा तगड़ा विवाद रहा उमा भारती से। जब उमा भारती राष्ट्रीय क्षितिज पर थी, जब वह यहाँ की सांसद हुआ करती थी, उस समय पर बेबी राजा का उमा भारती के साथ विवाद सुर्खियों का विषय होता था। पर वक्त बदला और ये जतारा विधानसभा क्षेत्र आरक्षित हो गई। तो आरक्षित होने के कारण से बेबी राजा कहीं खो गए और कुछ नए नाम यहाँ से उभर आए। उनमें से नाम उभर कर आया हरिशंकर खटीक का। हरिशंकर खटीक 2013 से 18 के दौरान भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सिंह सरकार में मंत्री रहे, पर वर्तमान में विधायक होते हुए भी उन्हें मंत्री बनने का मौका नहीं मिला। पार्टी ने उन्हें संगठन में भेज दिया। संगठन में महामंत्री की भूमिका में हरिशंकर खटीक है, पर हरिशंकर खटीक को पूरे की निकली हुई 4 सूचियों में स्थान नहीं मिला। 5वीं सूची में उन्हें स्थान मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसको लेकर असमंजस बना हुआ है। हमारी जानकारी यह बोलती है कि भले ही मंत्री बनने का अवसर पार्टी ने हरिशंकर खटीक को 2020 से 2023 के बीच में नहीं दिया, पर प्रत्याशी बनने के संदर्भ में पार्टी अवसर प्रदान करने का मन बना रही है। तो जतारा विधानसभा क्षेत्र से वर्तमान विधायक हरिशंकर खटीक एक बार फिर अगर मैदान में दिखाई दे जाएं तो अचरज नहीं होना चाहिए। जतारा विधानसभा क्षेत्र से पार्टी का मन हरिशंकर खटीक को ही मैदान में उतारने का है, ऐसा हमारी जानकारी कहती है। तो जतारा से हरिशंकर खटीक और चुनाव में लगभग मतदान में 27 से 28 दिन बाकी हैं और हमारी लिस्ट भी 27 से 28 के आंकड़े को छू रही है। सर, अगली सीट कौन सी होगी? कौन है वो नाम जिसको लेकर आप दर्शकों के सामने जानकारी साझा करेंगे? एक सीट और हम इसके बीच में जोड़ते हैं, इसमें हमारी जानकारी थोड़ी चौंकाने वाली है। ये विधानसभा क्षेत्र है बीना। बीना से वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं महेश राय। महेश राय 2018 में भी चुनाव जीते, 2013 में भी जीते। 2013 में जिन्हें महेश राय ने हराया था, निर्मला सप्रे को, उन्हें कांग्रेस पार्टी के द्वारा एक बार फिर मैदान में उतारने का फैसला कर लिया गया। पर क्या निर्मला सप्रे का मुकाबला महेश राय से होगा, इसको लेकर संदेह की स्थितियां हैं। महेश राय खतरे में है और महेश राय को जो खतरा है वह खतरा उन्हें गजेंद्र राय से है। गजेंद्र राय जो हैं वो पूर्व विधायक धर्मू राय के बेटे हैं। धर्मू 4 बार खुरई से विधायक रहे हैं। इनकी मां जो है बीना नगर पालिका की अध्यक्ष रही हैं। तो जो चुनौती मिल रही है महेश राय को वो गजेंद्र राय से मिल रही है। तो महेश राय के मुकाबले हम वरीता में गजेंद्र राय को रख रहे हैं। संभावित प्रत्याशी के तौर पर अगर हमारी तरफ से जानकारी के आधार पर बात कही जाए तो गजेंद्र राय बीना से वो संभावित नाम है जो प्रत्याशी के तौर पर दिखाई दे सकता है। तो गजेंद्र राय संभावित प्रत्याशी के तौर पर बीना से हैं। महेश राय खतरे में है, ये हमारी जानकारी कहती है। महेश राय ने जिनको मैदान में शिकस्त दी थी 2013 में निर्मला सप्रे को, उन्हें मैदान में उतारने का फैसला तो कांग्रेस ने कर लिया है। पर क्या भारतीय जनता पार्टी महेश राय पर भरोसा रख पाएगी, इसको लेकर संदेह के हालात हैं। अब संदेह हमारा सही या गलत ये आने वाले समय में पता चलेगा। पर गजेंद्र राय से पार्टी के अंदर
मुकाबला करना पड़ रहा है महेश राय को, ये हमारी जानकारी कहती है। तो 4 बार के खुरई विधायक रहे पूर्व विधायक धर्मू राय के बेटे गजेंद्र राय आगे बढ़ रहे हैं। इनकी बीना को लेकर इनकी अटकलें ज्यादा हैं और जब सूची आएगी तो इनका नाम देखा जा सकता है। अगली सीट सर कौन सी अगली होगी? सीट बड़ी महत्वपूर्ण है, पृथ्वीपुर विधानसभा क्षेत्र है, निवाड़ी जिले का हिस्सा है। निवाड़ी की इस सीट से बहुत बड़े नेता हुआ करते थे ब्रजेंद्र सिंह राठौर। ब्रजेंद्र सिंह राठौर बड़ा लोकप्रिय नाम था इस क्षेत्र का। ब्रजेंद्र सिंह राठौर कई बार के विधायक रहे। जब कमलनाथ के नेतृत्व में सरकार बनी 2018 में, तो उसमें ब्रजेंद्र सिंह राठौर बतौर मंत्री शामिल हुए थे। ब्रजेंद्र सिंह राठौर के पास में आबकारी जैसा महत्वपूर्ण महकमा था, लेकिन कोरोना ने जिस तरीके से हमारे कई अपनों को हमसे छीन लिया था, उनमें से एक नाम ब्रजेंद्र सिंह राठौर का भी था। कोरोना से वह ग्रसित हुए और कोरोना में ही ब्रजेंद्र सिंह राठौर का असामयिक निधन हो गया। उनके असामयिक निधन के चलते उपचुनाव हुआ। उस उपचुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने उनके बेटे नितेंद्र राय को मैदान में उतारा था, लेकिन नितेंद्र सिंह राठौर चुनाव जीत पाने में कामयाब इसलिए नहीं हो पाए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने बड़े सुव्यवस्थित तरीके से उपचुनाव लड़ा था। गोपाल भार्गव को उस चुनाव की कमान सौंपी गई थी। गोपाल भार्गव जो रहली के अजय योद्धा हैं, लगातार चुनाव जीतते आ रहे हैं, उन्होंने निवाड़ी की इस सीट पर डेरा डाला था और उनके नेतृत्व में इस चुनाव को लड़ा गया था। तो ब्रजेंद्र सिंह राठौर के बेटे नितिन सिंह राठौर सहानुभूति के बावजूद भी चुनाव जीत पाने में सफल नहीं हुए थे और नतीजा ये हुआ था इस सीट के संदर्भ में कि पार्टी के विधायक के तौर पर शिशुपाल यादव चुनाव जीत पाने में कामयाब रहे थे। उन शिशुपाल यादव को उपचुनाव में जीत का फल लगातार मिलता रहा है और अभी भी मिलने जा रहा है। हमारी जानकारी ये बोलती है कि भले ही 4 सूची में शिशुपाल यादव को स्थान नहीं मिला, पर जब भी सूची भाजपा की जारी होगी और पृथ्वीपुर विधानसभा क्षेत्र उसमें अंकित होगा, तो उस विधानसभा क्षेत्र के साथ में शिशुपाल यादव का नाम ही प्रत्याशी के तौर पर दिखाई देना चाहिए, ये जानकारी हमारी कहती है। तो शिशुपाल यादव वो संभावित नाम है जो पृथ्वीपुर विधानसभा क्षेत्र से एक बार फिर मैदान में दिखाई दें और अगर वो दिखाई देते हैं तो उनका मुकाबला एक बार फिर नितेंद्र सिंह राठौर से ही होगा, क्योंकि 2020 की पराजय के बाद भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इस आम चुनाव के लिए नितेंद्र सिंह राठौर पर ही भरोसा करने का मन बनाया। तो कुल मिलाकर पृथ्वीपुर विधानसभा क्षेत्र से पार्टी ने शिशुपाल यादव को मैदान में उतारने के संदर्भ में मन बनाया है। और इसी के साथ में आगे बढ़ते हैं। हम निवाड़ी जिले की बात करें तो निवाड़ी विधानसभा क्षेत्र है जहां से अनिल जैन वर्तमान में विधायक हैं, 2 बार के विधायक हैं, 4 सूचियों में स्थान नहीं पाए हैं, पर 5वीं सूची में अनिल जैन ही प्रत्याशी के तौर पर दिखाई देंगे, ये हमारी जानकारी कहती है। तो निवाड़ी विधानसभा क्षेत्र से जिस नाम को प्रस्तावित किया जा रहा है प्रदेश नेतृत्व के द्वारा हाईकमान के समक्ष या केंद्रीय चुनाव समिति के समक्ष जिस नाम पर मुहर लगवाने की कोशिश होगी, तो वो नाम अनिल जैन के रूप में होगा। तो अनिल जैन वो नाम होंगे जो आपको वहां से प्रत्याशी के तौर पर दिखाई देंगे। बिल्कुल सर, निवाड़ी से अनिल जैन का नाम हो सकता है। सर अगली कौन सी सीट है जहां से हम संभावित प्रत्याशी बताने वाले हैं? चौंकाने वाली सीट है, बिजावर विधानसभा क्षेत्र है। 2018 का चुनाव बड़ा दिलचस्प था। 2018 में यहाँ से एक शख्स राजनीति करते थे, नाम तो उनका राजेश शुक्ला उर्फ बबलू। तो राजेश शुक्ला जो है 2018 में कांग्रेस से टिकट मांग रहे थे। कांग्रेस ने राजेश शुक्ला को इस लायक नहीं समझा कि ये व्यक्ति चुनाव जीत सकता है, तो इसको टिकट नहीं दी। राजेश शुक्ला को अपना टिकट काटा जाना बर्दाश्त नहीं हुआ, वो शांत नहीं बैठे, समाजवादी पार्टी के दरवाजे पर गए और टिकट लेकर आ गए। समाजवादी पार्टी का टिकट लेकर राजेश शुक्ला मैदान में उतर गए। जनता ने राजेश शुक्ला पर भरोसा किया, पार्टी पर भरोसा नहीं किया। नतीजा ये हुआ कि ना तो कांग्रेस जीती ना भाजपा जीते राजेश शुक्ला और बबलू भैया। पर बबलू भैया को बाद में भाजपा भा गई और वो भाजपा के हो गए। भाजपा को राजेश शुक्ला भा रहे हैं, ये हमारी जानकारी कह रही है। इसलिए 2023 में भाजपा के चुनाव चिन्ह पर राजेश शुक्ला उर्फ बबलू भैया आ रहे हैं। इस संभावना के साथ में हम इस सीट को देख रहे हैं। तो बिजावर विधानसभा क्षेत्र से राजेश शुक्ला मैदान में उतरते हुए दिखाई दें, जो पिछली बार समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह पर मैदान में दिखाई दिए थे, तो अचरज मत कीजिएगा। तो राजेश शुक्ला वो नाम है जिनको भारतीय जनता पार्टी बिजावर विधानसभा क्षेत्र से मैदान में उतारने का मन बना रही है।
और राजेश शुक्ला बबलू भैया को अगर टिकट दिया जाता है तो चरण सिंह यादव के बीच दिलचस्प मुकाबला भी देखने को मिल सकता है। सर अगली सीट की तरफ अगली बढ़ते हैं। सीट बेहद महत्वपूर्ण है। बेहद महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि इसने पूरे प्रदेश की भाजपा की सियासत को प्रभावित किया था। इस सीट पर जिस प्रकार का उपद्रव हुआ, इस सीट के साथ जिस प्रकार के विवाद हुए, उसने भाजपा के लिए पूरे प्रदेश में बड़ी असहज स्थितियां पैदा की। असहज इसलिए की क्योंकि इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी का जो चेहरा वर्षों से सामने आता रहा, उसका सभी लोग लिहाज करते थे, सभी लोग सम्मान करते थे, सभी लोगों के बीच में ये स्वीकार्य चेहरा होता था। आप समझ ही गए, हम बात कर रहे हैं दमोह विधानसभा क्षेत्र की। दमोह विधानसभा क्षेत्र से जयंत मलैया जैसा कद्दावर नेता कई बार विधायक रहा। शिवराज मंत्रिमंडल के अंतर्गत वह अनेकों बार जिम्मेदार मंत्री पद पर दिखाई दिए। प्रदेश के वित्त मंत्री के तौर पर भी उन्होंने काम किया। जयंत मलैया को निजी तौर पर भारतीय जनता पार्टी के सभी लोग बेहद सम्मान भरी निगाहों से देखते थे। जयंत मलैया के प्रति सम्मान और स्थान को लेकर एक अतिरिक्त आग्रह रहा, लेकिन जयंत मलैया 2018 में अचानक चुनाव जीतने में सफल नहीं रहे और बहुत मुश्किल 100-125 मतों के अंतर से वह चुनाव हार गए। उनको चुनाव हराने का काम राहुल लोधी ने किया। राहुल लोधी बाद में हृदय परिवर्तन किए और भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा बन गए। राहुल लोधी का भाजपा प्रवेश मलैया परिवार को नहीं भाया। जयंत मलैया, उनकी पत्नी सुधा मलैया और उनके साथ साथ उनके बेटे तीनों ही भाजपा नेतृत्व के इस फैसले से नाखुश रहे। तो जब राहुल लोधी उपचुनाव में उतरे भाजपा के टिकट पर, तो उस समय पर मलैया परिवार को लेकर काफी सुर्खियां रही। जयंत मलैया के बेटे को बाकायदा नोटिस भी जारी किया गया, पर राहुल लोधी इस विवाद के चलते चुनाव जीतने में असफल हो गए और यहां से टंडन साहब लंबे समय के बाद चुनाव जीतने में अजय टंडन सफल रहे। अजय टंडन को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक बार फिर मैदान में उतार चुकी है, पर जयंत मलैया के दर्द को, जयंत मलैया की टीस को, जयंत मलैया की तकलीफ को समय गुजरने के साथ भाजपा के नेतृत्व ने महसूस किया और बाद में भारतीय जनता पार्टी के तमाम शीर्षस्थ नेताओं ने जयंत मलैया के साथ में संबंध ठीक करने की कोशिश भी की और जयंत मलैया के मुख्य धारा में आ जाने का पता तब चला जब 2023 के घोषणा पत्र तैयार करने का महत्वपूर्ण दायित्व जयंत मलैया को ही सौंप दिया गया नीतीश जी। तो जयंत मलैया वर्तमान में घोषणा पत्र समिति के प्रमुख हैं। जयंत मलैया बढ़ती उम्र के साथ यूं तो अपने बेटे को मैदान में उतारने के इच्छुक हैं, ऐसा जानकारी कहती है, पर पार्टी जयंत मलैया का लिहाज करने के लिए तो तैयार है। अभी जयंत मलैया के बेटे को मौका देने के लिए तैयार नहीं है। शायद पूर्व में की गई बगावती तेवर जयंत मलैया के बेटे की राह में रोड़ा बन रहे हैं। तो हमारी जानकारी ये बनती है कि पार्टी दमोह विधानसभा क्षेत्र से जयंत मलैया को ही मैदान में उतारने का मन बनाती है। तो दमोह विधानसभा क्षेत्र से अजय टंडन का जिसका मुकाबला करना पड़ेगा वो नाम जयंत मलैया के रूप में रहेगा। हम संभावित प्रत्याशी के तौर पर जिस नाम को देख पा रहे हैं अपने जानकारी के आधार पर, वो जयंत मलैया के रूप में बड़ा महत्वपूर्ण नाम है, बड़ा सम्मानित नाम मध्य प्रदेश की सियासत का है। बेहद भद्र आदमी की छवि जिस शख्स की रहती है वो जयंत मलैया की है। शिवराज सिंह चौहान, नरेंद्र सिंह तोमर, कैलाश विजयवर्गीय, ये जितने भी तमाम नेता हैं वो जयंत मलैया को बड़े भाई की दृष्टि से देखते हैं। मतलब अपने समकालीन राजनेता के तौर पर नहीं देखते, बल्कि अपने से एक पीढ़ी आगे के राजनेता के तौर पर देखते हैं। यहाँ तक कि अजय विश्नोई के समकालीन जयंत मलैया है। अजय विश्नोई के साथ में मित्रता भी जयंत मलैया की बड़ी चर्चित रहती है। तो वो जयंत मलैया को पार्टी उनकी सेवाओं, उनकी वरिष्ठता को ध्यान में रखते हुए एक बार फिर मैदान में उतारने की तैयारी में है, ऐसा हमारी जानकारी कहती है। बिल्कुल, तो घोषणा पत्र समिति जिसके अध्यक्ष जयंत मलैया है, कब आएगा घोषणा पत्र ये काल के गर्त में, लेकिन इनका नाम सूची में आ सकता है, ऐसी सुगबुगाहट तेज हो चुकी है। प्रधान संपादक जी ने बता दिया। सर अगली सीट की, अगली सीट जबेरा है। जबेरा विधानसभा क्षेत्र से वर्तमान में विधायक के तौर पर जो है वो है धर्मेंद्र लोधी, पर हमारी जानकारी धर्मेंद्र लोधी के साथ नहीं है। हमारी जानकारी यहाँ पे बदलाव देख रही है और बदलाव में जिस नाम को हम देख पा रहे हैं वो ऋषि लोधी के संदर्भ में है। तो अगर जबेरा में वर्तमान विधायक के स्थान पर आपको नया नाम दिखाई दे और वो नया नाम अगर ऋषि लोधी के संदर्भ में हो तो हमारी जानकारी को सराहिएगा। हम जिस नाम के साथ में
हैं वो ऋषि लोधी के रूप में। हमारी जानकारी ये कहती है कि पार्टी यहाँ पर बदलाव की संभावनाओं को देख रही है और इसीलिए ऋषि लोधी के संदर्भ में हम इस नाम को प्रस्तुत कर रहे हैं। ऋषि लोधी वर्तमान में जिला पंचायत सदस्य हैं। अब जिला पंचायत सदस्य क्या विधायक बनने में सफल होते हैं, ये तब पता चलेगा जब वह पहले प्रत्याशी बनने में सफल हो। इंतजार करेंगे भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद सूची जारी होने का। उसमें उम्मीद करते हैं कि जवेरा से ऋषि लोधी का नाम अगर दिखाई दे तो। बिल्कुल, और ऋषि लोधी का नाम अगर दिखाई दिया तो लोधी बनाम लोधी मुकाबला होगा। प्रताप सिंह लोधी जो कि कांग्रेस से प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं। जैसा कि प्रधान संपादक जी ने कहा कि अगर हमारी जानकारी सही हुई तो सराहिएगा। बिल्कुल, मैं सर से ही लगी बात कहूंगा कि हमारे इस प्रयास को भी सराहिए, प्रधान संपादक जी के प्रयास को। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। सर आगे बढ़ते हैं अगले सीट की तरफ। अगली सीट भी बदलाव देख रही है। हटा विधानसभा क्षेत्र है। पीएल टंडवे यहाँ से वर्तमान में विधायक है। पीएल टंडवे को उमा देवी खटीक का टिकट काटकर 2018 में पार्टी ने प्रत्याशी बनाया था। पर पीएल टंडवे जो 2018 में किए, 2023 में वैसा उनके साथ होने के आसार देख रहे हैं। हमारी जानकारी हटा विधानसभा क्षेत्र में बदलाव की ओर इशारा कर रही है और इशारा ये करती है कि जिन उमा देवी खटीक को 2018 में पार्टी ने मौका नहीं दिया था, 2023 में पार्टी एक बार फिर उमा देवी खटीक को मौका देने का मन बना रही है। तो पीएल टंडवे शायद एक बार फिर मैदान में न उतरे। उनके स्थान पर जो नाम दिखाई देगा वो 2 बार की विधायक रह चुकी उमा देवी खटीक का होगा। उमा देवी खटीक 2018 में टिकट पाने में सफल नहीं हुई थी, पर शायद 2023 में वह एक बार फिर पार्टी का प्रत्याशी बनने में सफल होंगी। तो हटा विधानसभा क्षेत्र वो है। अगला जो विधानसभा क्षेत्र है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। पवई विधानसभा क्षेत्र है। पवई से वर्तमान विधायक बृजेंद्र प्रताप सिंह स्थान परिवर्तन कर चुके हैं। उन्हें पन्ना से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्रत्याशी बना दिया गया है। तो पवई विधानसभा क्षेत्र लेकिन जो ख्यात है वो मुकेश नायक की उम्मीदवारी के चलते ख्यात है। मुकेश नायक मध्य प्रदेश की सियासत का एक चर्चित नाम है। मुकेश नायक पवई विधानसभा क्षेत्र से कई बार विधायक रहे हैं। एक बार फिर पवई से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने उन्हें प्रत्याशी बनाने का ऐलान कर दिया है। विरोध के कुछ स्वर पवई से सुनाई देते रहते हैं कांग्रेस के संदर्भ में, लेकिन मुकेश नायक का किरदार ही ऐसा है, वो जहां पर भी होते हैं कुछ ना कुछ हलचल पैदा कर ही देते हैं। तो उन मुकेश नायक को चुनौती कौन दे, ये सवाल है। मुकेश नायक को चुनौती देने के संदर्भ में जो नाम हमारे पास में है वो प्रहलाद लोधी और ध्रुव लोधी के रूप में है। अब प्रहलाद लोधी और ध्रुव लोधी इन दोनों में से कौन मैदान में होगा ये रहस्य के गर्त में है, पर जानकारी ये बोलती है कि जो भी होगा वो इन दो नामों के बीच में होगा। तो मुकेश नायक को प्रहलाद लोधी बनाम ध्रुव लोधी के संदर्भ में मुकाबला करना होगा। हम इस आकलन के साथ में हैं। बृजेंद्र प्रताप सिंह कभी पवई से विधायक रहे हैं, वर्तमान में जो यहाँ से विधायक हैं पवई के संदर्भ में, तो प्रहलाद लोधी या ध्रुव लोधी के संदर्भ में हम इस सीट को देखते हैं। तो बिल्कुल पवई में प्रहलाद लोधी या ध्रुव लोधी का नाम देखने को मिलेगा और पवई में मुकेश नायक, जैसा कि सर ने बताया, बड़ा चिरपरिचित चेहरा। यहाँ का भी चुनाव दिलचस्प होगा। सर अगली सीट है। अब हम सतना जिले की ओर रुख कर रहे हैं। सतना बड़ा महत्वपूर्ण जिला है जहाँ नारायण त्रिपाठी की बगावत ने दोनों पार्टियों को परेशान किया हुआ था। हालांकि मैहर नए जिले के रूप में तब्दील हो गया है। इसके अलावा नागौद विधानसभा क्षेत्र के संदर्भ में जब कांग्रेस ने टिकट घोषित कर दी रश्मि सिंह पटेल की, तो उसके साथ में कांग्रेस में जो बगावत हुई उसने सुर्खियां बटोरी हैं। तो कुल मिला के महत्वपूर्ण क्षेत्र है सतना। इतनी आसानी से हर एक को स्वीकारता नहीं है। उस सतना की सीट के संदर्भ में फैसले होने 3 महत्वपूर्ण विधानसभा क्षेत्र यहाँ के संदर्भ में। एक है रैगांव। रैगांव विधानसभा क्षेत्र को भारतीय जनता पार्टी उपचुनाव में हार गई। 2020 में वो उपचुनाव हुआ था जहां पर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रहने के बावजूद भी जीतने में सफल नहीं रही थी। कल्पना वर्मा यहां से तकरीबन 12,500 मतों के विशाल अंतर से चुनाव जीती थी। उन कल्पना वर्मा को कांग्रेस एक बार फिर मैदान में उतार चुकी है। अब कल्पना वर्मा के खिलाफ किसको उतारें, इस पहेली में पार्टी उलझी हुई है। 3 नाम हमारे पास में है यहाँ से। एक रानी बागरी के रूप में, एक उषा चौधरी के रूप में और तीसरा नाम है प्रतिमा बागरी के रूप में। प्रतिमा बागरी के संदर्भ में हमने बता ही दिया। दूसरा नाम उषा चौधरी का है। वो बहुजन समाज पार्टी से पहले विधायक रह चुकी हैं, फिर कांग्रेस में गई, कांग्रेस से भाजपा में आ गई हैं। जुगल किशोर बागरी को चुनाव हराने का करिश्मा उषा चौधरी ने किया था।
तीसरा नाम जो रानी बागरी का है, उन्होंने जिला पंचायत का चुनाव लड़ा था। जानकारी यही बोलती है कि बहुत अचरज नहीं अगर प्रतिमा बागरी पर ही पार्टी एक बार फिर दांव लगा दे। 2020 में चुनाव जीतने में प्रतिमा बागरी सफल नहीं हुई थी। 2023 में मौका हुआ तो क्या सफल हो जाएगी? ये दिलचस्पी का विषय होगा। नाम तय नहीं है, पर जो भी नाम होगा वो इन 3 नाम में से एक होगा, ये जरूर हम अपने दर्शकों से कहने की स्थिति में है। तो ये हमारी जानकारी है। इसी प्रकार से हम नागौद के संदर्भ में अगर बात करते हैं तो नागौद से वर्तमान में विधायक है नागेंद्र सिंह। इससे पहले खजुराहो के सांसद भी रह चुके हैं। वहीं इस सीट पर बदलाव के संदर्भ में भी हलचल है। 2013 में गगनेंद्र सिंह को पार्टी ने यहां से प्रत्याशी बनाया था, पर यादवेंद्र सिंह से चुनाव हार गए थे। यादवेंद्र सिंह 2018 में नागेंद्र सिंह से चुनाव हार गए थे। उम्र के चलते नागेंद्र सिंह का टिकट खतरे में है, अंतिम फैसला नहीं है। पर अगर नागेंद्र सिंह को बढ़ती उम्र के चलते मैदान में नहीं उतारा गया तो वो नाम गगनेंद्र सिंह का होगा, जो यहाँ पर प्रत्याशी के तौर पर आपको दिखाई देगा। तो नागेंद्र सिंह और गगनेंद्र सिंह ये वो 2 नाम हैं जिनमें पार्टी फैसला करेगी। और नागौद के संदर्भ में फैसला सिंह के रूप में आएगा। त्रिकोणीय संघर्ष होगा। रश्मि पटेल कांग्रेस से, यादवेंद्र सिंह बहुजन समाज पार्टी से और नागेंद्र या गगनेंद्र, कुल मिलाकर इसमें फैसला होना है। तो इस फैसले का हम इंतजार करेंगे। बिल्कुल। और सत्ता की चाबी 2018 में विंध्य ने सौंपी थी भारतीय जनता पार्टी को। बहरहाल इस बार काल के गर्त में है कि आगे क्या होगा। सर, सतना की आपने बात की, सतना की आगामी सीट कौन सी है जिस पर आप प्रत्याशी बताने वाले हैं? देखिए, बड़ा महत्वपूर्ण विधानसभा क्षेत्र है सेमरिया। सेमरिया विधानसभा क्षेत्र से केपी त्रिपाठी वर्तमान में विधायक है, युवा चेहरा है। राजेंद्र शुक्ल जो यहाँ के कद्दावर नेता हैं, उनके बड़े खास आदमी है केपी त्रिपाठी। उन केपी त्रिपाठी का नाम की उम्मीद तो लोग तीसरी या चौथी सूची में ही कर रहे थे, पर जगह मिली नहीं। इसलिए ये उम्मीद जगी कि भैया केपी त्रिपाठी की जगह कोई और चेहरा आ रहा है क्या सेमरिया से भारतीय जनता पार्टी किसी और को मौका देने जा रही है? क्या केपी त्रिपाठी का काम लग गया? ऐसी तमाम चर्चाएं क्षेत्र में हो रही हैं, पर उन सारी चर्चाओं पर विराम लगने वाला है, क्योंकि हमारी जानकारी ये बोलती है कि केपी त्रिपाठी को फिर से टिकट मिलने वाला है। तो केपी त्रिपाठी जो वर्तमान में वहाँ के ऊर्जावान विधायक हैं, उनको ही पार्टी एक बार फिर मौका देने जा रही है। राजेंद्र शुक्ला के खास हैं। राजेंद्र शुक्ला को पार्टी ने अभी 3 महीने पहले फिर से मंत्री बनाया है, क्योंकि जिस विंध्य को मध्य प्रदेश की सत्ता की चाबी बता रहे थे नीतीश, उस विंध्य में 30 में से 24 सीटें अगर जीती गई तो उसका मुख्य भूमिका राजेंद्र शुक्ला की मानी जाती है। तो उन राजेंद्र शुक्ला की पसंद को पार्टी अनसुना करेगी, इसकी उम्मीद कम है, खासतौर पर तब जब पार्टी कुछ फैसले ऐसे ले रही है जो राजेंद्र शुक्ला की मनमाफिक नहीं है। सिद्धार्थ तिवारी का भाजपा में प्रवेश होता है, जो श्रीनिवास तिवारी के पोते हैं, पर उस प्रवेश के दौरान राजेंद्र शुक्ला दिखाई नहीं देते। ये थोड़ा अचरज पैदा करता है। तो ऐसी परिस्थितियों के बीच में केपी त्रिपाठी एक बार फिर अगर टिकट पाने में सफल होते हैं तो ये राजेंद्र शुक्ला की चमक और दमक को बनाए रखने की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण कदम होगा। हमें लगता है, हमारी जानकारी ये बोलती है कि केपी त्रिपाठी अपनी टिकट बचा पाने में सफल हैं, पार्टी का भरोसा जीत पाने में सफल हैं। तो सेमरिया विधानसभा क्षेत्र से केपी त्रिपाठी एक बार फिर मैदान में होंगे, ऐसा संभावना के साथ में हम जाते हैं। बिल्कुल। युवा, तेज तर्रार और अभय मिश्रा जो 2 महीने पहले सर भारतीय जनता पार्टी में आए और फिर अब कांग्रेस में चले गए हैं, अभय मिश्रा इनके सामने होंगे अगर इन्हें टिकट मिलेगी। सर, आगे की सीट कौन सी होगी रीवा जिले की? आगे की सीट तो दिलचस्प है। कल के कांग्रेसी आज के भाजपा ही हैं। इस बार मध्य प्रदेश में बड़ा कमाल हो रहा है। रातों रात आप दल बदलिए और टिकट पाइए। कांग्रेस ने 7 ऐसे लोगों को टिकट दी है अपनी दूसरी सूची में जो दूसरे दल से आए हुए थे। दीपक जोशी आए हुए टिकट पा गए, और भी तमाम लोग हैं जो टिकट पा गए। अवधेश नायक भी टिकट पा गए थे, पर उनका दूसरी सूची में नाम कट गया। पर भारतीय जनता पार्टी भी पीछे नहीं है। भारतीय जनता पार्टी भी खुले मन के साथ में है। तो त्योंसर से जो नाम आ रहा है वो इस बदलाव के तहत ही आ रहा है। त्योंसर से भारतीय जनता पार्टी के तमाम दावेदारों को अनसुना करते हुए सिद्धार्थ तिवारी को मैदान में उतारने का मन पार्टी नेतृत्व का है। सिद्धार्थ तिवारी ने अगर रातों रात दल परिवर्तन किया, हृदय परिवर्तन के साथ, तो टिकट की उम्मीद के साथ ही किया। और भारतीय जनता पार्टी वचनबद्धता के संदर्भ में कहीं कोई अपनी साख पर दाग नहीं आने देना चाहती। उसने जब जिस पार्टी से व्यक्ति को जिस कमिटमेंट के साथ लाया है, उसी तरीके से उसे निभाने की चेष्टा की है।
वीरेंद्र रघुवंशी कांग्रेस में जिस स्थिति के शिकार हो गए, भाजपा शायद इस प्रकार से अपने संदर्भ में छवि नहीं बनने देना चाहती। इसलिए हमारी जानकारी ये कहती है कि 73 विधानसभा क्षेत्र से सिद्धार्थ तिवारी, जो श्रीनिवास तिवारी के पोते हैं, उन्हें पार्टी मैदान में उतारेगी। सिद्धार्थ तिवारी इससे पहले लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं। श्रीनिवास तिवारी एक समय विंध्य क्षेत्र में कांग्रेस का बहुत बड़ा चेहरा हुआ करते हैं। अर्जुन सिंह और श्रीनिवास तिवारी, ब्राह्मण ठाकुर के संघर्ष के तहत कांग्रेस की सियासत को देखा जाता था। उस श्रीनिवास तिवारी की विरासत लंबे अरसे से खतरे में है। श्रीनिवास तिवारी जीते जी कई चुनाव हार लिए, उनके बेटे सुंदरलाल तिवारी कई चुनाव हार लिए। अब सिद्धार्थ तिवारी भाजपा का दामन थामकर क्या पार्टी की उस खोई हुई विरासत को बचा पाएंगे, ये सवाल रहेगा। तो कुल मिलाकर 73 विधानसभा क्षेत्र से सिद्धार्थ तिवारी मैदान में होंगे, जिनके खिलाफ कांग्रेस रमाशंकर सिंह पटेल को मैदान में उतारने का फैसला ले चुकी है। बिल्कुल, और देखना होगा कि सिद्धार्थ तिवारी कांग्रेस की नहीं, अब बीजेपी की प्रतिष्ठा बचा पाते हैं कि नहीं। बहरहाल सर, आगे की सीट रीवा की कौन सी रहेगी सर? आगे की सीट जो है वो मनगवा है। मनगवा से वर्तमान में पंचूलाल प्रजापति विधायक है। पार्टी वर्तमान विधायक को तो टिकट मिलने की गारंटी इस सोच के साथ में नहीं है। वर्तमान विधायक की अगर जमीन पर स्थिति ठीक नहीं है तो उसको पार्टी बहुत गंभीरता से ले रही है, और इसीलिए हम इस सीट पर भी बदलाव देख रहे हैं। वर्तमान में पंचूलाल प्रजापति जो हैं वो भले ही विधायक हैं, पर यहाँ से जो नाम हमारी जानकारी के अनुसार है प्रस्तावित, वो नरेंद्र प्रजापति के रूप में है, या कोई और नाम भी यहाँ पर संभावित हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर पार्टी ऑप्शन के साथ में है। लेकिन नरेंद्र प्रजापति, या कहें कि यहाँ से बदलाव, तो मनगवा में हम बदलाव के साथ हैं। हम अपनी संभावना को नाम के साथ नहीं जोड़ते हैं नीतीश। यस सर। हम यहाँ की सीट को बदलाव के साथ अपनी जानकारी को दर्शकों से साझा करते हैं कि मनगवा से बदलाव संभव है। वर्तमान विधायक पंचूलाल प्रजापति के स्थान पर कोई नया चेहरा अगर आपको दिखाई दे जाए तो अचरज मत कीजिएगा। कुल मिलाकर हम इस निष्कर्ष के साथ में आगे बढ़ते हैं, और जो हम आगे बढ़ते हैं वो भी बड़ा महत्वपूर्ण विधानसभा क्षेत्र है। वो क्षेत्र है गुड़ से वर्तमान में नागेंद्र सिंह जो है वो वर्तमान में विधायक है, पर उनकी उम्र काफ़ी अधिक हो गई है। तकरीबन 82 या 83 साल की उनकी उम्र है। नागेंद्र सिंह कई बार के यहाँ के विधायक हैं, पर अब वो उम्र के इस मुकाम पर है जहाँ पर पार्टी उनको विराम देना चाहती है सक्रिय राजनीति से, और वहाँ पर विकल्प खोज रही है। विकल्प के तौर पर दो नाम वहाँ से निकले हैं। एक नाम वहाँ से सांसद रह चुकी चंद्रमणि त्रिपाठी की बेटी प्रज्ञा त्रिपाठी का है। महिला मोर्चा का एक बड़ा चेहरा प्रज्ञा त्रिपाठी है, लंबे समय से पार्टी में सक्रिय हैं। और दूसरा नाम प्रणय सिंह का है, जो नागेंद्र सिंह के भतीजे हैं। तो कुल मिला के प्रणय सिंह या प्रज्ञा त्रिपाठी, इनमें से एक नाम आएगा, पर गुड़ में बदलाव होगा। नागेंद्र सिंह को पार्टी अब सक्रिय राजनीति से विराम देगी। उम्र को देखते हुए उनकी जमीनी स्तर पर कोई कमी नहीं है, पर उम्र जब 80 से भी अधिक हो गई है तो पार्टी का मन अब किसी नए व्यक्ति को मैदान में उतारने के संदर्भ में है। तो इसलिए गुड़ विधानसभा क्षेत्र से नया चेहरा प्रज्ञा त्रिपाठी और प्रणय सिंह के रूप में है। इनमें से ही कोई चेहरा आपको दिखाई देगा, और अगर ये चेहरा दिखाई दे तो अचरज मत होइएगा, बल्कि हमारी जानकारी को सराहिएगा। हम इस जानकारी के साथ बिल्कुल, तो आश्चर्यचकित मत होइएगा। मनगवा से अगर नरेंद्र प्रजापति, जो कि वर्तमान विधायक पंचूलाल प्रजापति के बेटे हैं, चुनाव हार चुके हैं जनपद का, ये उतर जाएं, और गुड़ से नागेंद्र सिंह जी की जगह प्रणय सिंह या प्रज्ञा त्रिपाठी में से कोई नाम आ जाए। सर, आगे हम किस जिले में मूव करने वाले हैं, किस क्षेत्र में, और कौन होंगे वो नाम? देखिए, जो हमारे पास में अगली सीट है वो चितरंगी है, सिंगरौली विधानसभा क्षेत्र के संदर्भ में है। यहाँ से वर्तमान में अमर सिंह विधायक के तौर पर हैं, लेकिन इस चितरंगी के संदर्भ में भी बदलाव की आहट में सुनाई दे रही है। चितरंगी में यूं तो अमर सिंह हैं, पर अगर यहाँ से बदलाव हो जाए तो उसमें अचरज नहीं होना चाहिए। और बदलाव में जो नाम हम देख रहे हैं वो डॉक्टर रविंद्र सिंह के रूप में देख रहे हैं। पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष हैं, पूर्व मंत्री जगन्नाथ सिंह के बेटे हैं, पत्नी इनकी जिला पंचायत अध्यक्ष रह चुकी है। तो चितरंगी से बदलाव हम देख रहे हैं, और उस बदलाव में अमर सिंह के स्थान पर जो नाम दिखाई दे रहा है वो नाम डॉक्टर रविंद्र सिंह के तौर पर दिखाई दे रहा है। तो चितरंगी से बदलाव, और बदलाव में संभावना डॉक्टर रविंद्र सिंह की। इसके अलावा जब हम आगे बढ़ते हैं तो ये सीट रामलालू वैश्य की है। सिंगरौली प्रॉपर से वो विधायक है। रामलालू वैश्य भी कई बार के विधायक हैं,
पर वर्तमान में वो चर्चाओं में इसलिए रहे कि उनके बेटे के द्वारा जिस प्रकार से हथियार का इस्तेमाल कर दिया गया उसने रामलालू वैश्य को खतरे में डाल दिया और वो खतरा अभी भी बरकरार है। सिंगरौली से पार्टी बदलाव के मन के साथ है और बदलाव के अंतर्गत राम खिलावन, राम निवास, ये दो नाम हमारे पास में हैं जिनके संदर्भ में पार्टी विचार कर रही है। एक पूर्व बीजेपी जिलाध्यक्ष है, दूसरे के संदर्भ में हम बहुत जानकारी जुटा नहीं पाए, पर इतना तय है कि पार्टी रहेगी राम भरोसे। अब वो रामलालू वैश्य हों, राम खिलावन हो, राम निवास हो, पर चितरंगी से निकलकर जब हम सिंगरौली पहुंचते हैं तो राम जी के साथ रहते हैं। तो कुल मिलाकर सिंगरौली बदलाव की बाट भारतीय जनता पार्टी के संदर्भ में जो रहा है, भारतीय जनता पार्टी बदलाव की तैयारी में दिखाई दे रही है और वहां से जो भी नाम होगा वो राम के साथ होगा, ये जानकारी हमारी बोलती है। तो ये कुल मिलाकर नीतीश की स्थिति है। बिल्कुल, तो राम खिलावन, राम निवास या राम शाह जो भी होगा और इनका मुकाबला होगा रीनू से। तो रीनू शाह कांग्रेस की प्रत्याशी, बिल्कुल रेणु शाह से मुकाबला होगा। सर, अगली वो सीट कौन सी है जिस पर आप प्रत्याशी दर्शकों को बताने वाले हैं? दोहानी वो विधानसभा क्षेत्र है सीधी जिले के अंतर्गत जहां से कुंवर सिंह टेकाम वर्तमान में विधायक है। हम विधायकों के बदलाव की कई खबरें दे चुके हैं, लेकिन कुछ विधायक ऐसे हैं भाई जो अपनी जगह बचा पाने में कामयाब हैं। हमारी जानकारी कुंवर सिंह टेकाम के संदर्भ में कुछ इसी प्रकार की है कि कुंवर सिंह टेकाम को लेकर भाजपा बदलाव के मूड में नहीं है। तो दोहानी विधानसभा क्षेत्र से कुंवर सिंह टेकाम एक बार फिर अगर आपको प्रत्याशी के तौर पर दिखाई दे तो अचरज की बात नहीं। तो कुंवर सिंह टेकाम वो नाम है। सीधी की चर्चित सीट है और धौनी से कुंवर सिंह टेकाम दिखाई दे सकते हैं। सर, अगली सीट दो हैं। दो सीटों के संदर्भ में जो हम बात कर रहे हैं, एक बालाघाट के संदर्भ में। बालाघाट से गौरीशंकर बिसेन उर्फ भाऊ वर्तमान में विधायक है। उम्र उनकी काफ़ी हो रही है, स्वयं भी मन बना रहे हैं कि अब सक्रिय राजनीति से अगर विदाई लेनी है तो ले ली जाए। पार्टी ने सम्मान दे भी दिया, आखिरी दौर में से उन्हें मंत्री बना दिया। उनकी बेटी है मौसमी बिसेन। गौरीशंकर बिसेन इस शर्त पर विदाई के लिए तैयार हैं सहर्ष कि अगर बेटी को आप प्रत्याशी बना दें। लेकिन जैसे हमने जयंत मलैया जी के संदर्भ में बताया कि पार्टी जयंत मलैया को सम्मान देने और स्थान देने तैयार है, पर उनके बेटे को टिकट देने के लिए तैयार नहीं। कमोबेश वो स्थिति गौरीशंकर बिसेन को लेकर भी बन रही है। हमारी जानकारी ये बोलती है कि पार्टी गौरीशंकर बिसेन को ही मैदान में उतारने की तैयारी में है। गौरीशंकर बिसेन बालाघाट क्षेत्र के बड़े नेता है, बड़े नेता नहीं, बहुत बड़े नेता हैं। पहले सांसद भी रह चुके, मंत्री भी रह चुके और वर्तमान में भी मंत्री हैं। गौरीशंकर बिसेन का मैदान में होना पार्टी को कई सीटों पर लाभ पहुंचाता है। उनकी वरिष्ठता का एक सम्मान है, उनकी सक्रियता का अपना महत्व है। तो कुल मिलाकर उस महत्व, उस वरिष्ठता को सम्मान देने के मन के साथ भाजपा है। तो पार्टी अभी उन्हें रिटायरमेंट देने के मूड में नहीं है। तो जयंत मलैया भी और गौरीशंकर बिसेन, इन दोनों नामों के संदर्भ में हम ये जानकारी कहने की स्थिति में कि पार्टी अभी इन्हीं को मैदान में उतारने की तैयारी में है। बिल्कुल, तो गौरीशंकर बिसेन जी के जो भी चाहने वाले हैं उनके लिए राहत भरी खबर है कि जब भी चिंताएं बढ़ गई थी कि मंत्री होकर टिकट कैसे कट गया और नए नए मंत्री बनाए गए हैं, तो थोड़ा वो राहत पा सकते हैं। जैसी सूची आएगी इस पर पुष्टि तब लगेगी। सर, अगली सीट महत्वपूर्ण है क्योंकि ये छिंदवाड़ा जिले के साथ जुड़ी हुई सीट है। छिंदवाड़ा जिले के संदर्भ में कांग्रेस ने अधिकांश सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं, पर एक सीट के संदर्भ में पार्टी ने प्रत्याशी घोषित नहीं किया है। वो सीट चौरई के रूप में। चौरई से वर्तमान में सुजीत चौधरी कांग्रेस के विधायक हैं, पर अभी तक सुजीत चौधरी के संदर्भ में पार्टी की तरफ से नाम किसका है वो हमारी जानकारी में नहीं। लेकिन चौरई से भारतीय जनता पार्टी मैदान में प्रत्याशी उतारने की तैयारी में है। चौरई विधानसभा क्षेत्र के संदर्भ में जो हमारी जानकारी है उसके अनुसार कभी छिंदवाड़ा से अनेक बार विधायक रह चुके, मंत्री रह चुके चौधरी चंद्रभान सिंह को पार्टी मैदान में उतारने की तैयारी में है। चौधरी चंद्रभान सिंह छिंदवाड़ा में भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े चेहरे रहे। कमलनाथ के गढ़ में जब तब्दील हो गया छिंदवाड़ा, तब एक व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगातार बुलंद बनाए रखा, वो नाम चौधरी चंद्रभान सिंह का है। चौधरी चंद्रभान सिंह बहुत कम उम्र में ही छिंदवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से विधायक बन गए थे, मंत्री भी रहे। चुनाव जीतने हारने का क्रम उनका दीपक सक्सेना के साथ चलता रहता था, पर जब छिंदवाड़ा से स्वयं कमलनाथ मैदान में उतर गए तो चौधरी चंद्रभान सिंह भी वक्त के साथ बदलाव के मूड में गए और अब चौरई विधानसभा क्षेत्र को वो नए क्षेत्र के रूप में विकसित कर रहे हैं। तो चौधरी चंद्रभान सिंह को हम
चौरई से संभावित प्रत्याशी के तौर पर देखते हैं। चौधरी चंद्रभान के पिता भी भारतीय जनता पार्टी नहीं बल्कि जनसंघ और संघ परिवार के बड़े नेता रहे। उनका बड़ा सम्मान क्षेत्र में रहा। चौधरी चंद्रभान सिंह ने छिंदवाड़ा में भाजपा मुक्त होने का अवसर कांग्रेस को प्रदान नहीं किया, कमलनाथ को प्रदान नहीं किया। जब कमलनाथ के आवा मंडल के आलोक में तमाम पुराने भाजपाई कांग्रेसी बनने के लिए लालायित हो उठे थे, तब भी चौधरी चंद्रभान अपने आप को भाजपाई बनाए रखने में सफल रहे। और न केवल बनाए रखने में सफल रहे, अनेक बार नगर पालिका जिताने में भी चौधरी चंद्रभान सिंह का योगदान रहा। वो चौधरी चंद्रभान सिंह एक बार फिर पार्टी का भरोसा जीतकर मैदान में उतरने के नजदीक पहुंचे हुए हैं। पर जनता का भरोसा जीत पाएंगे या नहीं जीत पाएंगे, ये सवाल है। चौधरी चंद्रभान सिंह भाजपा का भरोसा तो जीत लेते हैं, पर जनता का भरोसा जीत पाने में कई बार चूक जाते हैं। इस बार क्या दोनों का भरोसा जीत पाएंगे, अभी रहस्य के गर्त में। पर संभावित प्रत्याशी के तौर पर चौराई से हम चौधरी चंद्रभान सिंह के साथ हैं। और अगर चौधरी चंद्रभान को भारतीय जनता पार्टी विश्वास देते हुए टिकट देती है तो सुजीत मेर सिंह से महामुकाबला होगा इनका। आप हमारे साथ बने रहिए, हड़बड़ाने की देरी नहीं है, बस कुछ ही और नाम है, हम जल्दी जल्दी करके आगे चलेंगे। सर, अगली सीट कौन सी है? बड़े महत्वपूर्ण सीटें हैं जिनके संदर्भ में हम बात करना चाहते हैं। कई मंत्री अटके ठिठके स्थितियों में हैं। उनमें से एक नाम इंदर सिंह परमार का है। संघ से ताल्लुक रखते हैं इंदर सिंह परमार, शाहजहाँपुर जिला से ताल्लुक रखते हैं। शुजालपुर उनका विधानसभा क्षेत्र है। उस शुजालपुर क्षेत्र से इंदर सिंह परमार आते हैं। वर्तमान में स्कूल शिक्षा मंत्री के तौर पर पार्टी में सरकार में अपनी सेवाएं देख रहे हैं, पर अभी तक सूची में स्थान नहीं पाए। इंदर सिंह परमार को लेकर ये खबरें चल रही थी कि शायद हो सकता है पार्टी उनका क्षेत्र बदले और काला पीपल की तरफ उन्हें स्थानांतरित कर दे। काला पीपल से युवक कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष कुणाल चौधरी प्रतिनिधित्व करते हैं। पार्टी के लिए वो कठिन सीट है, तो ऐसी संभावनाएं बताई जा रही थी। पर हमारी जानकारी ये बोलती है कि पार्टी वापस उनको शुजालपुर से ही मैदान में उतारने की तैयारी में है। तो जो संभावित नाम है वो शुजालपुर से इंदर सिंह परमार का है। इंदर सिंह परमार जो वर्तमान में मंत्री हैं, उनको एक बार फिर पार्टी शुजालपुर से ही मैदान में उतारने की तैयारी में है। तो हम इस नाम के साथ हैं। इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं तो इंदौर 3, जहां से आकाश विजयवर्गीय वर्तमान में विधायक है। आकाश विजयवर्गीय को 2018 में पार्टी ने टिकट दिया था, क्योंकि कैलाश विजयवर्गीय ने विधानसभा चुनाव लड़ने से इंकार कर दिया था। वो आकाश विजयवर्गीय की टिकट तभी खतरे में महसूस होने लगी थी जब इंदौर 1 से पार्टी ने कैलाश विजयवर्गीय को अचानक मैदान में उतार दिया। कैलाश विजयवर्गीय लगातार कह रहे हैं मुझे तो पता ही नहीं था, मैं तो मानसिकता में भी नहीं थी मेरी चुनाव लड़ने के संदर्भ में। पर भारतीय जनता पार्टी जो 2018 के अनुभव के चलते फूंक फूंक कर कदम रख रही है, तमाम बड़े नेताओं को विधानसभा चुनाव लड़ा रही है। तो कैलाश विजयवर्गीय तो मध्य प्रदेश की सियासत का बहुत बड़ा नाम है, तो उन्हें कैसे इससे वंचित रखते। इंदौर 1 से उनको प्रत्याशी बनाया। प्रत्याशी इसलिए बनाया क्योंकि वहां से संजय शुक्ला चुनाव जीतने में सफल रहे थे कांग्रेस के टिकट पर। तो संजय शुक्ला को हराने की जिम्मेदारी कैलाश विजयवर्गीय के हिस्से में आई। पर इसी के साथ में तय हो गया था कि जिस परिवारवाद के खिलाफ भाजपा इतनी मुखर है, वहां पर एक ही शहर में लगी हुई सीटों पर बाप बेटे को प्रत्याशी तो नहीं बनाएगी। तो कैलाश विजयवर्गीय का उम्मीदवार होना ही ये एहसास करा रहा था कि आकाश विजयवर्गीय की विधायकी की पारी कम से कम इस बार के लिए तो समाप्त है। हमारी जानकारी इस आकलन के साथ है। इंदौर 3 के संदर्भ में पार्टी आकाश विजयवर्गीय को विश्राम देने के मूड में है। आकाश विजयवर्गीय के पास जिम्मेदारी होगी वह इंदौर 1 में मेहनत करके अपने पिता की जीत के अंतर को बढ़ाने की दिशा में काम करें। 50,000 मतों के विशाल अंतर से जीत की बात कैलाश विजयवर्गीय कह रहे हैं। और साथ ही उनका कहना है कि जिस बूथ पर कांग्रेस को एक भी वोट नहीं मिलेगा उसे 51,000 भी देंगे। कितने बूथ निकलेंगे ऐसे, इसमें जानने में हमारी दिलचस्पी होगी। पर इंदौर 3 से जिस नाम के संदर्भ में पार्टी मन बना रही है वो नाम गोलू शुक्ला का है, जो इंदौर विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष हैं। तो गोलू शुक्ला इंदौर 3 से संभावित प्रत्याशी के तौर पर हमारी जानकारी में है। इंदौर 3 से गोलू शुक्ला के संदर्भ में हम आकलन के साथ में हैं। इसी प्रकार से अगर इंदौर के संदर्भ में बात करते हैं, निर्वाचन क्षेत्र 5 जहाँ से महेंद्र हार्डिया हैं, हम अभी भी महेंद्र हार्डिया की उम्मीदवारी को लेकर अपनी जानकारी के आधार पर आशान्वित हैं। हालांकि वह पिछली बार चुनाव बहुत कम अंतर के साथ में जीते थे, पर इसके बावजूद भी हमारी जानकारी अभी तक महेंद्र हार्डिया को लेकर कोई नए नाम की जानकारी के साथ नहीं आ रही है।
हमारी जानकारी अभी भी महेंद्र हार्डिया को ही इस क्षेत्र के संभावित प्रत्याशी के तौर पर देख रही है। अब हम अपनी सूची के आखिरी क्रमांक पर हैं। हम अभी तक 40 नाम बता चुके हैं। पार्टी को अभी 94 नाम देने हैं। 50 नामों के संदर्भ में और मंथन चल रहा है, पर हम आखिरी जिस नाम के संदर्भ में, वो महू के संदर्भ में, जहां से भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड नेता, वर्तमान में मंत्री उषा ठाकुर प्रतिनिधित्व करती है। पर उषा ठाकुर भी वेटिंग लिस्ट में डली हुई हैं। उषा ठाकुर को भी उन मंत्रियों के बीच में स्थान नहीं मिला जिनकी टिकट घोषित हो चुकी है। पर हमारी जानकारी ये कहती है कि इतने विलंब के बाद भी उषा ठाकुर को पार्टी एक बार फिर महू से ही प्रत्याशी बनाने के मूड में है। और अगर वो वहां से प्रत्याशी बनती हैं तो उनके लिए अनुकूलता इसलिए है कि कांग्रेस में टिकट घोषणा के साथ में बड़ी बगावत महू में दिखाई दे रही है। जो उनके परंपरागत प्रत्याशी हैं अतर सिंह, वो बहुत नाराज हैं वर्तमान प्रत्याशी के संदर्भ में, जिनको कांग्रेस ने प्रत्याशी घोषित किया है महू के संदर्भ में। तो उसके चलते अब उषा ठाकुर अगर टिकट पाने में सफल रहती हैं तो शायद चुनाव भी उनके लिए थोड़ा सरल हो जाए, अगर कांग्रेस की बगावत यथावत बनी रहती है। तो हमारी जानकारी ये कहती है कि महू से पार्टी एक बार फिर उषा ठाकुर को ही आजमाने के संदर्भ में। तो कुल मिलाकर नीतीश, हमारे पास में 41 सीटों के संदर्भ में जो जानकारी थी वो हमने दर्शकों से साझा की है। अब आने वाला समय बताएगा इनमें से कितनी जानकारी सटीक बैठती है। केंद्रीय चुनाव समिति इन प्रस्तावित नामों में से कितने नामों पर मोहर लगाती है। हम फिर संशोधित करते हैं अपनी बात को, एक बार फिर दोहराते हैं अपनी बात को कि ये वो नाम है जो केंद्रीय चुनाव समिति के समक्ष रखा जाना प्रस्तावित है। फैसला केंद्रीय चुनाव समिति को लेना हो सकता है। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक संपन्न भी हो चुकी हो तो फैसले हो चुके होंगे तो आज नहीं तो कल सुबह वो फैसले सामने आने चाहिए। अब बहुत लंबा इंतजार नहीं होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी में पहले ऐसा होता था कि केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होती थी और केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के तुरंत बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया जाता था। पर पार्टी पिछले कुछ समय में बहुत बदली है। उनमें से एक बदलाव ये भी है कि केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हो जाती है, नाम तय हो जाते हैं, पर उनके ऐलान में कई घंटे नहीं बल्कि कई दिन भी लगाए जाते हैं। जैसे हमने बताया 13 सितंबर को बैठक हुई, सूची 25 सितंबर को घोषित हुई, 1 अक्टूबर को बैठक हुई, सूची 9 अक्टूबर को घोषित हुई, अब बैठक 20 अक्टूबर को हुई है। पर हम उम्मीद नहीं करते कि ये सूची 25, 26 या 27 अक्टूबर को आएगी। 27 अक्टूबर नामांकन का आखिरी दिन है। 17 नवंबर को मतदान होना है। कल से नामांकन की प्रक्रिया शुरू होनी है। पार्टी बड़े बदलावों के साथ में है, तो हम उम्मीद करते हैं कि इस बार प्रत्याशियों को उनके ऐलान के संदर्भ में बहुत अधिक इंतजार पार्टी शायद नहीं कराएगी। हम उम्मीद करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कल अपनी अगली सूची जारी कर दी। बिल्कुल सर, आग्रह करूंगा कि कुछ नाम जिनमें एरो लगे हैं ये संभवतः छूट गए हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि ये नाम भी दर्शकों को बता दें और इनमें से जो भी इंफॉर्मेशन है दर्शकों के साथ साझा करें। बहुत ही ये महत्वपूर्ण जानकारी है, बहुत ही सर ने हमने 2 जानकारियों के संदर्भ में है। एक जानकारी भांडेर विधानसभा क्षेत्र के संदर्भ में, जहां से अभी रक्षा संतराम सिरोनिया विधायक है, पर उनकी भी टिकट खतरे में है। रक्षा संतराम सिरोनिया भी उपचुनाव के तहत भाजपा के टिकट पर जीती थी, पर रक्षा संतराम सिरोनिया जिन्होंने फूल सिंह बरिया को शिकस्त दी थी, वहां पर बदलाव के स्वर दिखाई दे रहे हैं। और घनश्याम पिरोनिया को वहां से अगर आप संभावित प्रत्याशी के तौर पर देखें तो अचरज की बात नहीं। और एक जो सीट है वो है शिवपुरी के संदर्भ में। शिवपुरी विधानसभा क्षेत्र के संदर्भ में जो नाम है वो केपी सिंह के कारण से दिलचस्प हो गया है। केपी सिंह 1993 से लगातार पिछोर विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते आ रहे हैं। पिछोर किसी समय पर लोधी बाहुल्य इलाके के तौर पर देखा जाता था। वहां से भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता लक्ष्मी नारायण गुप्ता विधायक हुआ करते थे, जो राजस्व मंत्री के तौर पर अपने कार्यकाल में बड़े ख्यात हुआ करते थे। शतायु हुए लक्ष्मी नारायण गुप्ता, 100 साल की उम्र उन्होंने पूरी की थी। बहुत बिरले लोगों को ऐसा सौभाग्य मिलता है। उन लक्ष्मी नारायण गुप्ता जिस पिछोर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीता करते थे, उस पिछोर विधानसभा क्षेत्र के विधायक रहे केपी सिंह अब
शिवपुरी विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी हैं। यहाँ से यशोधरा राजे सिंधिया चुनाव लड़ने से इंकार कर चुकी हैं। चर्चाओं में ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम चल रहा है कि क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया को पार्टी यहाँ से मैदान में उतारेगी। अब ज्योतिरादित्य सिंधिया को मैदान में उतारने का फैसला प्रदेश नेतृत्व के बस का तो है नहीं। प्रदेश नेतृत्व ये फैसला नहीं लेगा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को मैदान में उतारना है। ये फैसला तो केंद्रीय स्तर पर हो सकता है, पर हमारी जानकारी ये बोलती है कि अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया मैदान में नहीं है या यशोधरा जी के बेटे अक्षय राजे मैदान में नहीं है या सिंधिया परिवार की ओर से कोई मैदान में नहीं है, तो एक देवेंद्र जैन सबसे मजबूत प्रत्याशी के तौर पर दिखाई दे रहे हैं, जिस नाम के साथ भाजपा का जाने का मन है। और भी एक दो नाम साथ में, पर हम जिस जानकारी के साथ में वो देवेंद्र जैन के रूप में। तो कुल मिला के इतनी जानकारी हम अपने दर्शकों से साझा कर। तो 94 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी पंच लगाने में यानी कि 5वीं सूची में नाम लगाने की देरी है, लेकिन अभी हमने आपके साथ साझा किए 41 नाम। उम्मीद है कि यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। चलते चलते हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लोगों को INS 24/7 की से अवगत कराएं, हमसे जुड़ें और जब भी आप टीवी खोलें इस चैनल को लगाना ना भूलें। फिलहाल के लिए बहुत बहुत आपका शुक्रिया। हमें दीजिए इजाजत। शुभ रात्रि। नमस्कार।